हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। गुड मॉर्निंग बच्चों, आवाज आ रही है मेरी? आवाज आ रही है मेरी ना? क्लियर आवाज आ रही है आपको? तो एक मिनट थोड़ा वेट करते हैं अपने ना। क्लास स्टार्ट यार, थोड़ा इसको ना, क्योंकि यहाँ तो आ ही नहीं पाऊंगा मैं ना। बोर्ड फ्री है इतना सा। यहाँ से स्टार्ट हो बोर्ड। हाँ हाँ, थोड़ा जूम कम करो या तो, वरना कवरेज बहुत कम आएगी। हाँ, अब ठीक है मेरे साथ से। अब ठीक है। ठीक है, थोड़ा सीधा हो जाएगा क्या? तो कैमरा करना पड़ेगा लगता है सीधा। ठीक है चलो, डिस्टर्ब हो जाएगा तो भी। ये उधर थोड़ी किसकेगा, गिर जाएगा फिर ये ना, ये गिर जाएगा लेकिन फिर ये। हम्म, नहीं गिरेगा। नहीं ठीक है। वो क्या है, थोड़ा थोड़ी गिरेगा नीचे, उड़ी नहीं गिरेगा, ऐसे तो नहीं गिरेगा खैर। तो बच्चों क्लास स्टार्ट करते हैं अपन है ना। क्लास स्टार्ट करते हैं। कल क्लास नोट्स में मैंने शायद कोई सवाल आपको नहीं दिया था है ना। कोई सवाल मैंने नहीं दिया था आपको ना। तो हम, मैंने कल डिटरमिनेंट एक्सप्लेन कर दिया था आपको अच्छी तरह से ना। उन्हीं सवालों को आपने दोबारा करा होगा है ना। डिटरमिनेंट मैंने ट्राइंगल का एरिया लिखा दिया था, क्वाड्रिलेटरल का एरिया लिखा दिया था है ना। जिस वर्टेक्स से स्टार्ट करेंगे उस वर्टेक्स पर ही एंड करना पड़ेगा। हम किसी भी वर्टेक्स से स्टार्ट कर सकते हैं और किसी भी डायरेक्शन को फॉलो कर सकते हैं। एंटी क्लॉकवाइज को फॉलो करें चाहे क्लॉकवाइज को फॉलो करें। डेल्टा की वैल्यू नेगेटिव आए चाहे पॉजिटिव आए, हमने मॉड लगा रखा है एरिया निकालने के लिए। तो ये ध्यान रखेंगे ना। तो ट्राइंगल का एरिया भी लिख लिया हमने और क्वाड्रिलेटरल का एरिया भी लिख लिया। वो 2x2 के डिटरमिनेंट डेवलप कर लिए हमने। ऐसे पेंटागन का निकालना होगा तो पेंटागन का भी निकाल लेंगे ना। वही किसी भी एक वर्टेक्स से स्टार्ट कर देंगे और किसी भी डायरेक्शन को ले लेंगे। लेकिन मैंने एक पॉइंट और लिखाया था आपको, इफ द वर्टाइसेस आर टेकन इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अगर हम ये कोशिश करें कि वर्टाइसेस जो हैं वो, अगर हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिखें, जिस ऑर्डर में हम वर्टेक्स लिख रहे हैं, अगर वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को फॉलो करेंगे तो द वैल्यू ऑफ डेल्टा विल कम आउट टू बी पॉजिटिव। वो वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगी ना। और अगर हम फॉलो नहीं करेंगे तो भी कोई बात नहीं, वो चाहे पॉजिटिव आए चाहे नेगेटिव आए, वो उसका जो मॉड आएगा वो हमेशा एरिया को रिप्रेजेंट करेगा ना। मॉड हमेशा एरिया को रिप्रेजेंट करेगा। तो सवाल करते हैं, सवाल करने हैं अपने को ना। तो फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल एबीसी। फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल एबीसी। Find the area of a triangle ABC where A is, find the area of a triangle ABC where A is 1,3, where A is 1,3, A is 1,3, A is 1,3, B हमारे पास आया है -7,6 एंड C हमारे पास है 5,-1। C is 5,-1। इस ट्राइंगल का एरिया निकालना है ना। तो एरिया निकाल सकते हैं। अब आप 3x3 का यूज करके भी निकाल सकते हैं और चाहे तो 2x2 का यूज करके भी निकालते हैं। पहला सवाल कर रहे हैं अपन, तो दोनों का यूज कर लेंगे अपन ना। 3x3 का यूज करके भी निकाल लेंगे और 2x2 का यूज करके भी निकाल लेंगे ना। तो ट्राइंगल एबीसी के तीनों वर्टेक्स हमारे पास हैं एंड वी हैव टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल। उस ट्राइंगल का एरिया हमें निकालना है ना। तो एक सवाल करें आप अपने आप, फिर मैं बताता हूँ करके आपको। मैंने सब कुछ बता दिया आपको ना। इनफैक्ट इतना बताया है कि सवाल करने की आवश्यकता भी नहीं है मैंने, क्योंकि डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालना जानते हैं हम। 2x2 के डिटरमिनेंट की फॉर्म में भी लिखा है और 3x3 का जो डिटरमिनेंट है उसकी फॉर्म में भी हमने एरिया लिखा है। डिटरमिनेंट को अच्छी तरह मैंने एक्सप्लेन कर दिया आपको, ताकि आपको दिक्कत नहीं आएगी।
पर इसका एरिया निकाल सकते हैं हम। तो ट्रायंगल बना दिया हमने, रफ डायग्राम बना लिया एक, है ना, रफ डायग्राम बना लिया। ट्रायंगल एबीसी में कोई दिक्कत ही नहीं है ना, पता है भाई तीनों वर्टेक्स को, ए को बी से मिला रहे हैं, बी को सी से मिला रहे हैं ना। ये तीनों वर्टेक्स समझ रखे हैं। ए हमारे पास 1,3 है, बी हमारे पास -7,6 है, और सी हमारे पास है 5,-1। सी इज 5,-1। अब एरिया निकालना है हमें, तो एरिया जानते हैं, 3/3 का भी यूज कर लेते हैं। तो सिंस एरिया इज इक्वल टू मॉड डेल्टा, जो ट्रायंगल का एरिया होता है दैट इज नॉट डेल्टा, दैट इज मॉड ऑफ डेल्टा। अब इसको निकालने के लिए हम डेल्टा का यूज करेंगे ना। डेल्टा क्या है, 1/2 डिटर्मिनेंट। अब इन वर्टेक्स को कहीं से भी स्टार्ट करते हैं और किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हैं, मैं एक्सप्लेन कर चुका आपको। मान लो मैं ए से ही स्टार्ट करता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ए को लिखा, ए का एक्स x1 y1 1, फिर बी से स्टार्ट कर दिया x2 y2 1, फिर सी को लिखा x3 y3 1। मतलब इसको एक्सपेंड करके एरिया निकाल लेंगे ना, इसको एक्सपेंड कर लेंगे। फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंड कर लो, चाहे किसी के रो भी अलोंग एक्सपेंड कर लो। एक्सपेंड करना आता है, मैं बता चुका कल आपको एक्सपेंड करने के लिए ना। तो ये आ जाएगा हमारे पास, दिस इज 20 आ जाएगा ना, दिस इज 20 एंड डेल्टा विल कम आउट टू बी 10, देयरफॉर डेल्टा विल कम आउट टू बी 10। एक्सपेंड करना मैंने कल बताया ना आपको, एक्सपेंड कर लेंगे आप और एक्सपेंड करके निकाल लेंगे ना। तो 20 आ जाएगा ना। अब देखो ये जो वैल्यू है पॉजिटिव आ रही है, ये वैल्यू पॉजिटिव आ रही है। अगर मैं मान लो यहाँ जैसे मैंने एबीसी लिखा है ना, मान लो मैं ए सी बी लिखता तो ये नेगेटिव आ सकता था ना, लेकिन उसका जो मॉड है, जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो 10 ही आएगी या -10 आएगा, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। हम किसी भी ऑर्डर में लिखें, अगर मान लो उल्टा सीधा भी लिखता मैं तो 10 की जगह -10 आ जाता, लेकिन जो मॉड है वो रिमेन सेम। और ये एक्सपेंड करके निकाला ही होगा, कल मैंने सवाल कराया आपको ना, एक्सपेंड करके निकाल लिया होगा। तो एरिया विल कम आउट टू बी 10। 2/2 का यूज करके भी निकाल सकते हैं हम, इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं, वेयर डेल्टा इज इक्वल टू 1/2। 2/2 में ज्यादा कंफर्टेबल रहता है, आप चाहे 2/2 का यूज करके भी निकाल सकते हैं ना। किसी भी वर्टेक्स से स्टार्ट कर सकते हैं। मान लो मैंने ऐसे ही स्टार्ट किया ना, तो ए के वर्टेक्स क्या है 1 3, तो x1 y1, ए के बाद बी पर आ गए -7,6, तो ए बी पर आ गए अपन, ये हो गया ए बी। ए बी लिख दिया हमने ना, ए बी पर आ गए। ए सी भी लिख सकते थे अपन, ए सी भी लिख सकते थे, डायरेक्शन कोई सी भी फर्क नहीं पड़ता ना। अब ए बी के बाद बी सी पर आ जाओ, तो बी सी, सी कितना है 5,-1, ये बी सी हो जाएगा ना। ये ए बी हो गया और बी सी हो गया, ए बी और बी सी। लेकिन ट्राइंगल पूरा नहीं हुआ, तो सी ए, जहां से स्टार्ट करेंगे वहीं पर हमें एंड करना पड़ेगा। तो सी ए, और ए कितना है, ए 1,3 है ना, पर ऐसे एक्सपेंड कर दिया, ये कैलकुलेट कर लो। ये वैल्यू निकालेंगे तो ये भी आ जाएगी हमारे पास है ना, इसको भी निकाल सकते हैं ना। तो डेल्टा इज इक्वल टू 1/2, तो 1/2 आ जाएगा, और ये आ जाएगा 20 एंड द एरिया, डेल्टा की वैल्यू 10 आ गई और उसका मॉड लूंगा तो 10 आ जाएगा, एरिया विल कम आउट टू बी 10। अब देखो ये जो मैंने ऑर्डर लिया है ना एबीसी, यहाँ भी ए के बाद बी लिया है, बी के बाद सी लिया है, सी के बाद ए लिया है। तो ये वैल्यू पॉजिटिव आने का मतलब ये है कि नो डाउट अगर मैं इसका एक्चुअल डायग्राम बनाऊं तो ये तीनों वर्टेक्स एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को फॉलो कर रहे होंगे ना। हमें मतलब नहीं है ना, वो तो अपने कभी कभी जरूरत पड़ेगी। मान लो कभी अगर हम चाहें कि ये डेल्टा ही एरिया को रिप्रेजेंट करे, ये ही पॉजिटिव आ जाए मतलब है ना, तो अपन इन जो हमने वर्टेक्स लिए हैं इनको इस तरह से लेंगे कि वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को फॉलो करें। कहीं से भी स्टार्ट करो, लेकिन वो जो वर्टेक्स लिखे हैं जिस ऑर्डर में लिखे हैं, ए के बाद बी, बी के बाद सी, जो भी लिखा है हमने, वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को फॉलो करनी चाहिए। तो सिंस ये पॉजिटिव आ रहा है तो देख सकते हैं, डायग्राम बना के देख लो बोले आप, कि अगर मैं ए के बाद बी लूंगा और बी के बाद सी लूंगा तो बेसिकली वो जो है डायरेक्शन जो बनेगी वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन बन जाएगी ना। हम एक्चुअल डायग्राम बना के देख सकते हैं ना, एक्चुअल डायग्राम बना के देख सकते हैं। अगर मैं ए की बात करूं तो ए कितना है 1,3 है, तो मान लिया ये x बराबर 1 है और ये y बराबर 3 आ गया, तो 1,3 तो यहाँ आ जाएगा ना, ये पॉइंट ए आ गया हमारे पास। बी की बात करें, बी कितना है -7,6 है, तो अगर 1 वहां है तो -7 यहाँ मान लो कहीं ना, और 6 कहीं यहाँ आ जाएगा ना, 6 मान लो कहीं यहाँ आ जाएगा, तो बी पॉइंट आ जाएगा -7,6। और सी कितना है 5,-1, तो 5 कहीं यहाँ आ जाएगा और -1 कहीं यहाँ आ जाएगा, तो सी पॉइंट यहाँ आ जाएगा। अब ए के बाद में बी को मिला दूं, इस ट्राइंगल बना लो। ट्राइंगल तो बन ही रहा है, तभी एरिया पूछा है ना। हमने जो डिटर में लिखा था 3/3 का, उसमें पहले लिखा था मैंने ए को, ए के बाद बी लिखा था। तो देखो ए को बी से मिलाओ, ए के बाद मैंने लिया बी, ए के बाद बी लिया, बी के बाद सी लिया ना। तो ये कौन सी डायरेक्शन बन रही है, एंटी क्लॉकवाइज बन रही है ना। अगर मैं ए के बाद सी लिखता और सी के बाद बी लिखता तो डायरेक्शन बनती ए सी बी, क्लॉकवाइज बनती है ना। और क्लॉकवाइज बनती अगर मैं ए के बाद सी लिखता, सी के बाद बी लिखता, तो डेल्टा की वैल्यू क्या आती, -10 आ जाती। लेकिन जो मॉड है वो 10 ही आएगा ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। तो जब भी अगर वो वैल्यू पॉजिटिव आ रही है इसका मतलब वो एंटी क्लॉकवाइज है। या कभी अगर हम चाहेंगे कि भाई वो वैल्यू पॉजिटिव ही आए, वो वैल्यू पॉजिटिव ही आए, या वो एरिया को रिप्रेजेंट करे, तो अपन जो वर्टेक्स है उनको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन की कोशिश लिखने की कोशिश करेंगे ना। जरूरी नहीं है लिखते, मान लो ऐसे लिखता मैं बी, बी के बाद लिखो सी और सी के बाद ए, बी सी ए लिखूं तो ये भी क्या हो गई, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो गई। बी के बाद सी, बी को सी से मिला रहे हैं, सी को ए से मिला रहे हैं ना, तो ये भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगी। हम लिखें सी ए बी, सी ए बी, अब सी ए को भी सी ए बी को मिलाऊंगा तो ये डायरेक्शन भी क्या आएगी, एंटी क्लॉकवाइज ही आ जाएगी।
तो उससे फर्क नहीं पड़ता भाई, हम कैसे आंख बंद करके किसी भी डायरेक्शन में लिख सकते हैं। ये तो इसलिए बताया गया है, कभी अगर हम चाहें कि डेल्टा ही पॉजिटिव आ जाए तो वर्टेक्स का जो ऑर्डर लेंगे वो इस तरह से लेंगे कि उनको मिलाने पर जो डायरेक्शन बनेगी वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन बननी चाहिए ना। और ट्राइंगल का एरिया निकाल लिया, 2/2 का यूज करके भी निकाल लिया हमने, और 3/3 का यूज करके भी निकाल लिया। लेकिन नेक्स्ट सवाल लिखें, इफ द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल एबीसी, if the area of a triangle ABC is 5 square unit, is 5 square unit, मतलब मीटर स्क्वायर है या सेंटीमीटर स्क्वायर है, and two of its vertices are A 2,1 and B, and two of its vertices are A 2,1 and B 3, -2, 3, -2, and the third vertex lies, थर्ड वर्टेक्स कौन सा हो गया? सी हो गया ना, ट्राइंगल एबीसी बोल रहे हैं, 2 वर्टेक्स दे रखे हैं, थर्ड वर्टेक्स कौन सा? एंड द थर्ड वर्टेक्स सी, एंड द थर्ड वर्टेक्स सी lies on the line y is equal to x plus 3, then find the third vertex, third vertex कैलकुलेट करना है आपको। अभी आपको तीनों वर्टेक्स दिए हुए थे और एरिया निकालना था। अब 2 वर्टेक्स दे रखे हैं, उसका एरिया दे रखा है, और आपको थर्ड वर्टेक्स कैलकुलेट करना है। तो थर्ड वर्टेक्स आपको एज्यूम करना पड़ेगा, मतलब थर्ड वर्टेक्स का मतलब वो थीटा वर्टेक्स निकालना है, मतलब एक पॉइंट निकालना है, उसका एक्स भी चाहिए, उसका वाई भी चाहिए, और एक्स और वाई 2 अननोन है, 2 इक्वेशन चाहिए, 2 इक्वेशन निकलेंगे, 2 इन्फॉर्मेशन चाहिए। इस सवाल में 2 इन्फॉर्मेशन होंगी, उनसे 2 इक्वेशंस आएंगी, उन दोनों को सोल्व कर लेंगे और हम उस थर्ड वर्टेक्स को निकाल सकते हैं। हेलो, आवाज आ रही है बच्चों? तो थर्ड वर्टेक्स हमने एज्यूम कर लिया। अब हमें एच और के निकालना है, तो हमें एच और के में 2 इक्वेशन चाहिए। अब 2 इक्वेशन कब आएंगी? जब सवाल में 2 इन्फॉर्मेशन हो। तो पहली इन्फॉर्मेशन तो ये है, ये जो पॉइंट है, हमें एच और के निकालना है, 2 वेरिएबल कैलकुलेट करने, 2 इक्वेशन चाहिए। तो सवाल में 2 इन्फॉर्मेशन ढूंढ रहे हैं ना, जिससे कि हम एच और के में 2 इक्वेशन निकाल सकें। तो देखो ये इन्फॉर्मेशन है कि ये पॉइंट इस लाइन पर लाई कर रहा है,
और अगर पॉइंट लाइन पे लाई कर रहा है तो पॉइंट लाइन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। मतलब उस पॉइंट का एक्स हम एक्स की जगह रख दें और वाई को वाई की जगह रख दें तो इक्वलिटी होल्ड कर जाएगी। जैसे मान लो कोई पॉइंट हमारे पास ये वाई इक्वल टू एक्स प्लस 3, ये लाइन हमारे पास है, हम चेक करना चाहें कि 1,5 इस लाइन पर लाई कर रहा है नहीं कर रहा। भाई अगर ये पॉइंट लाइन पे लाई करेगा तो ये पॉइंट लाइन को सेटिस्फाई करेगा। मतलब पॉइंट का एक्स मैं एक्स की जगह रखूं और वाई वाई की जगह रखूं और इक्वलिटी होल्ड कर जाए तो सेटिस्फाई करेगा। इसका मतलब अब मैं अगर एक्स बराबर 1 रखूं और वाई की जगह 5 रखूं तो सेटिस्फाई नहीं करेगा। वाई की जगह 5 रख दिया, एक्स की जगह 1 रखा, तो ये इक्वलिटी होल्ड नहीं कर रही। इसका मतलब ये जो पॉइंट है ये लाइन पर लाइन नहीं करेगा, ये ऑन द लाइन नहीं होगा। लेकिन अगर मैं इसकी बात करूं 2,5 तो क्या है, लाइन पर होगा? यस, ये लाइन पर होगा ना। अगर मैं एक्स की जगह 2 रख दूं और वाई की जगह 5 रख दूं तो इक्वलिटी होल्ड कर जाएगी ना। तो इस समय दिया हुआ है कि जो थर्ड वर्टेक्स है वो लाइन पर लाई कर रहा है। सिर्फ ऐसे एज्यूम करने से ही ये सेटिस्फाई नहीं हुआ कि पॉइंट इज लाइंग ऑन द लाइन। पॉइंट तो है, उसको एज्यूम कर लिया। अब बोल रखा है कि अगर वो लाइन पर है तो ये पॉइंट इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। हमने रखा एक्स की जगह एच और वाई की जगह के रख दिया, तो ये आ गया के इक्वल टू एच प्लस 3। ये ऐसा आ गया ना। अब आपको क्या निकालना है, एच और के निकालना है। दो इक्वेशन चाहिए, एक इक्वेशन तो आ गई आपके पास, के इक्वल टू क्या आ गया, एच प्लस 3। अब अपन इंटेलिजेंसी का इस्तेमाल करें, अपन दूसरी इक्वेशन का इंतजार क्यों करें। अब ये जो के है ना, ये जो के है, इस के की जगह क्या रख दो, एच प्लस 3 रख दो, ताकि सी निकालने के लिए सिर्फ एच की आवश्यकता पड़ेगी। इस के को मैंने यहाँ रख दिया ना, इस के को मैंने यहाँ रख दिया ना, तो पॉइंट सी क्या हो गया, देयरफॉर सी जो पॉइंट हो गया वो एच कोमा एच प्लस 3 हो गया। अब सी निकालने के लिए आपको सी निकालना है, सी निकालने के लिए बस एच की आवश्यकता है ना। यानी इस एक इंफॉर्मेशन का हमने हाथों हाथ यूज कर लिया ना, और अब एक वेरिएबल बचा बस एच। अब एच निकालने के लिए मुझे एक इक्वेशन चाहिए, उस एक इक्वेशन के लिए एक जानकारी चाहिए, और एक जानकारी सवाल में और है जिसका हमने इस्तेमाल नहीं करा, कि इस ट्राइंगल का जो एरिया है वो 5 स्क्वायर यूनिट है। तो बस उसका एरिया का इक्वेशन लिखेंगे, उससे एच में इक्वेशन आएगी, एच की वैल्यू आ जाएगी, उस एच को रख देंगे और हमारा काम चल जाएगा। यानी सवाल करने के पहले अपने को सारी जो जो प्रोफाइल वो है वो सब सोचना पड़ेगा। उसको बोल लो एक बार, बोलने के बाद लिख दो उसको। अब हम देखते हैं एरिया निकाल लेते हैं ना। तो हमें दिया हुआ है एरिया, तो सिंस द एरिया ऑफ ट्राइंगल, अब हम जानते हैं एरिया क्या होता है, मॉड डेल्टा होता है ना। हमें एरिया हम जानते हैं मॉड डेल्टा होता है ना, और किसके बराबर दिया हुआ है, 5 के बराबर दिया हुआ है। इसका कारण डेल्टा की वैल्यू क्या हो गई, डेल्टा इक्वल टू हो जाएगा +-5। डेल्टा होता क्या है, 1/2। इधर 2/2 की फॉर्म में लिख दो, ये चाहो तो 3/3 की फॉर्म में लिख दो, किसे भी लिख दो आप है ना। डेल्टा निकाल रहा हूँ ना, डेल्टा निकाल सकते हैं हम, डेल्टा को कैलकुलेट कर लो और डेल्टा को निकाल सकते हैं ना। इसको रब कर देता हूँ मैं ना। ए पता है मुझे 2,1 है, और बी हमारे पास कितना है, -3,2 है। सी हमारे पास आ गया h,h+3। ए हमारे पास 2,1 था, बी हमारे पास था 3,-2, और सी हमारे पास आ गया था h,h+3। हम एरिया का यूज कर रहे हैं ना, एरिया को निकाल रहे हैं ना। तो डेल्टा इज इक्वल टू +-5। तो सिर्फ डेल्टा कितना है हमारे पास, डेल्टा इज इक्वल टू 1/2। ये ब्रैकेट लगा दिया ना। अब 2/2 का लिख लो या 3/3 का लिख लो, एक ही बात है ना। हमने एबीसी का एरिया लिखते हैं, ए से स्टार्ट कर देते हैं वरना। तो डिटरमिनेंट बना दिया डेल्टा के लिए, ए को लिखा मैंने 2,1, बी बी पर आ गया 3,-2, ए बी हो गया है ना। अब बीसी पर आ जाओ, तो बी और सी, बी सी, सी आ गया h,h+3, और वापस सी ए, स्टार्ट किया था हमने ए से, ए बी, बी सी और सी ए पर आ गए ना। तो सी है हमारे पास h और h+3, और वापस ए कितना आ गया 2,1। ये डेल्टा आ गया ना, और डेल्टा किसके बराबर है, +-5 के बराबर है। बस इससे एच में इक्वेशन आ जाएगी, और एच में अगर इक्वेशन आ जाएगी तो उसको कैलकुलेट कर लेंगे, और कैलकुलेट करके फिर अपन उस एच की वैल्यू निकाल लेंगे, और एच की वैल्यू जो भी आएगी उसको बारी बारी से रख देंगे और रख के कैलकुलेट कर लेंगे ना। बस अब सोचना, इस 2 से भी क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इस 2 से भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, या दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हट जाएगा, वो क्या हो जाएगा, +- चेन हो जाएगा। इस 1/2 को हटा देता हूँ मैं यहाँ से, और यहाँ +- चेन कर देता हूँ। बस आप तो पेशेंस रखना है, आपको इसको एक्सपेंड करना जानते ही। तो ये कितना आ जाएगा, -4, और -3 आ जाएगा, ये प्लस साइन लगा हुआ है, ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो 3h और +9 आ जाएगा ना। फिर पहले माइनस साइन लगाएंगे, लेकिन ये माइनस का 2h आएगा, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस, ये 2h आ जाएगा ना। फिर प्लस साइन लगा हुआ है, इसको मल्टीप्लाई करूंगा h, माइनस का 2 टाइम्स ऑफ h+3, ये ऐसा आ जाएगा। फिर ब्रैकेट लगा दिया, ब्रैकेट इक्वल टू +-10। एक बार प्लस साइन ले लूंगा, h को निकाल लूंगा, एक बार माइनस साइन ले लूंगा और h को निकाल लूंगा। अब पेशेंस रख के कैलकुलेट करना है, बस इसको कैलकुलेट कर लो ना। तो देखो ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा ना तो माइनस का 2h आएगा, तो ये माइनस का 2h और ये प्लस का 2h मैंने कैंसिल कर दिया। ध्यान से देखें, 2 को कैंसिल नहीं करा मैंने, क्योंकि 2 इससे भी मल्टीप्लाई होगा, 3 से भी। जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 2h आएगा, और ये प्लस का 2h है, ये कैंसिल कर दिया मैंने। अब एक तो 3h यहाँ बचा, 3h और ये h, ये कितना हो गया, 4h हो गया ना। ये कितना आएगा, -7 और प्लस का 9, -7 + 9 प्लस का 2 और माइनस का 6
प्लस का 2 और माइनस का 6 कितना आएगा, -4 आएगा। तो ये पूरा मैंने एडजस्ट कर लिया सब है ना, ताकि कैलकुलेशन कम से कम करिए, इसे सोच के निकाल लिया। और इजिकल टू +-10 आ गया, इजिकल टू +-10। एक बार प्लस साइन ले लो, तो 4h - 4 इजिकल टू 10, और एक बार ले लेंगे माइनस साइन, 4h - 4 इजिकल टू -10। यहां से निकालूंगा तो आएगा h इजिकल टू 7/2, और अगर मैं यहां से निकालूंगा तो h इजिकल टू आ जाएगा हमारे पास -3/2। h इजिकल टू 7/2 निकाल दिया, और h इजिकल टू, इस तरह से h की दो वैल्यू आ गई हमारे पास, h की हमारे पास दो वैल्यू आ जाएंगी, h की हमारे पास दो वैल्यू आ गई इस तरह से, एक तो 7/2 आ जाएगा और एक -3/2 आ जाएगा। अब h इन दोनों वैल्यू को बारी बारी से रख देंगे ना, एक बार h को ले लेंगे 7/2 और एक बार h को ले लेंगे -3/2, और हमें h की दो वैल्यू मिल गई, यानी तीसरा जो वर्टेक्स है उसकी दो पॉसिबिलिटीज है, दो पॉसिबिलिटीज हमारे पास है। तो एक बार ले लेंगे h को 7/2, अगर h 7/2 h इजिकल टू 7/2, देयरफॉर थर्ड वर्टेक्स c था, h को रख दो यहाँ 7/2, 7/2 और 7/2 + 3 क्या जाएगा 13/2। तो अगर h को 7/2 लेंगे तो थर्ड वर्टेक्स ये हो जाएगा, और h को ले सकते हैं -3/2, और h को लूंगा अगर मैं -3/2, देयरफॉर वर्टेक्स c इजिकल टू माइनस का 3/2 लूंगा तो -3/2 तो ये हो जाएगा ना, कोमा -3/2 + 3 तो 3/2 आ जाएगा, ऐसा आ जाएगा ना। तो दो पॉसिबिलिटी हमारे पास है, दो वर्टेक्स पॉसिबल है हमारे पास है। सही है मेरे हिसाब से ना, ये 4 आ गया, ये 3h था, ये s था, तो 4h आ गया, तो ये दो वैल्यू आ गई हमारे पास, तो 7/2 आ गई, और एक वैल्यू आ गई हमारे पास 7/2 एंड y 13/2 आ गया, और एक -3/2 आ जाएगा, और एक 3/2 आ जाएगा। दो वर्टेक्स पॉसिबल है हमारे पास है ना, तो एक कैलकुलेट करके निकाल लिया ना, तो दो वर्टेक्स आ गए ना। तो वही है, एक बार अगर मैं किसी एक वर्टेक्स को लूंगा, हमने लिखा है ABC, तो एक बार क्लॉकवाइज बन रहा होगा और एक बार एंटी क्लॉकवाइज बन रहा होगा। दो पॉसिबल पोजीशन हमारे पास है, थर्ड वर्टेक्स की दो पॉसिबल पोजीशन हमारे पास है, जिससे कि एरिया जो है वो हमारे पास 5 यूनिट आ सकता है। तो एक बार एरिया निकाल लिया, एक बार एरिया का यूज कर लिया हमने। नेक्स्ट देखिए, फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल ABCD, फाइंड द एरिया ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ABCD, फाइंड द एरिया ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ABCD, एरिया ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ABCD वेयर A इज इक्वल टू, वेयर A जो हमारे पास है 1,1 है, B हमारे पास है 7, -3, C हमारे पास है 12,2, और D हमारे पास है 7,21। फाइंड द एरिया ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ABCD वेयर ABCD सब आपको गिवन है। ABCD का मतलब समझते हैं आप, ऑर्डर की बात कर रखी है ना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम जानते हैं जब भी पॉइंट दिए हुए हों, उनके ऑर्डर की बात नहीं कर रखी हो, तो पहले उनको प्लॉट करना पड़ता है और फिर ज्वाइन करना पड़ता है, प्लॉट करके काम करते हैं बनना। लेकिन ये ऑर्डर की बात कर रखी है, किस पॉइंट को किससे मिलाना दे रखा है। ABCD का मतलब क्या होता है हम जानते हैं ना। तो ऑर्डर दिया हुआ है, ए को बी से मिलाना है, बी को सी से मिलाना है, इसलिए रफ डायग्राम से भी काम चल जाएगा, हमें एक्चुअल डायग्राम बनाने की या इनको प्लॉट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आंसर आएगा हमारे पास 132, आंसर इज 132। तो रफ डायग्राम बना लो आप, है ना, वो जरूरी नहीं है, डायग्राम बनाने की भी जरूरत नहीं है, ऑर्डर में दिया हुआ है ना, तो कोई डायग्राम बनाने की भी जरूरत, रफ डायग्राम बना रहे हैं, एक्चुअल डायग्राम नहीं बना रहे अपन। ये ए ले लिया मैंने, ए के बाद यहाँ बी ले लिया 7, -3, उसके बाद सी ले लो 12,21, 12,2, और डी हमारे पास है 7,21, डी इज 7,21। पर इसका एरिया लिख सकते हैं ना, तो सिंस एरिया इज इक्वल टू मॉड डेल्टा, जो एरिया होगा वो मॉड डेल्टा के बराबर होगा। अब डेल्टा कैलकुलेट करना है हमें, डेल्टा इज इक्वल टू 1/2, ये ब्रैकेट अप्लाई कर दिया, कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, ए से करें, बी से करें, सी से करें, डी से करें, किसी भी डायरेक्शन को ले,
हमने ए से स्टार्ट कर दिया, तो पहले ए को ले लो आप, A11, ए के बाद बी को ले लो, ए के बाद सी को भी ले सकते, ए के बाद डी को भी ले सकते हैं अपन, ABCD लिखें या ADCBA लिखें, ए की बात है ना, फर्क नहीं पड़ता उससे ना। 7 - 3, ए के बाद बी पर आ गए, बी के बाद सी पर आ जाएंगे, ए के बाद बी आ गया, बी के बाद सी आ जाएगा, 12,2 क्या आ जाएगा 12,2, डी पर आ गए अब, तो CD, ए बी हो गया, ए बी के बाद BC हो गया ना, BC, ABBCCD हो जाएगा अब 7,21। अब 7,21 से हम ए पर आ जाएंगे, A is 1,1, जहां से स्टार्ट करेंगे वहां एंड हो जाएगा ना, AB हो गया, BC हो गया, CD हो गया और D हो गया, पूरा क्वाड्रेंट बन गया ना, वापस ए पर आ गए लौट के, बस इनको कैलकुलेट कर लो आप, तो डेल्टा विल कम आउट टू बी 132। इसको निकालना आता ही अपने को ना, इसको निकाल लेंगे अपन, वैल्यू निकालना सिखा ही रखा है आपको, एंड द वैल्यू विल कम आउट टू बी 132, उससे एरिया आ जाएगा 132, ठीक है ना, इससे कोई गड़बड़ नहीं है, एरिया निकाल सकते हैं। देखिए एक और, फाइंड द एरिया ऑफ अ पेंटागन, फाइंड द एरिया ऑफ अ पेंटागन, कैलकुलेट करना आता है, सिखा रखा है मैंने आपको, कैलकुलेट करना है 2/2 के, कोई दिक्कत नहीं है आपको। और अगर नेगेटिव भी आता, मान लो ये वैल्यू नेगेटिव भी आ जाएगी, तो मोड लगा रहे हैं अपन, तो मोड लगा रहे हैं भाई, यहाँ पॉजिटिव है तो मोड लगाएंगे तो भी दिक्कत नहीं आएगी, नेगेटिव आती तब भी एरिया वो आता है। अगर हम कोई और किसी और ऑर्डर को फॉलो करते तो ये माइनस का 132 आ जाता है, ऐसा हो सकता था, लेकिन मोड लगाने से वापस एरिया कितना आता, 132 आ जाता है, तो इस तरह से एरिया निकाल सकते हैं। देखिए फाइंड द एरिया ऑफ अ पेंटागन, फाइंड द एरिया ऑफ अ पेंटागन, फाइंड द एरिया ऑफ अ पेंटागन whose vertices are, whose vertices are 4,3, whose vertices are 4,3 minus 5,6 minus 5,6 0, -7 3, -6 and -7, -2 -7, -2. Find the area of a pentagon whose vertices are 4,3 minus 5,6 0, -7 3, -6 and -7, -2. पेंटागन का एरिया निकालना है ना, तो वही कोई बात नहीं, किसी भी एक वर्टेक्स से स्टार्ट कर लेंगे और अब देखो यहाँ ये दिया हुआ है, ऐसा लिखा हुआ नहीं है कि फाइंड द एरिया ऑफ द पेंटागन ABCDE, ऐसा लिखा हुआ नहीं है ना, ये शुरुआत में मैंने काफी जोर देकर समझाने की कोशिश की थी आपको। यहाँ लिखा हुआ है फाइंड द एरिया ऑफ अ पेंटागन whose vertices are this, ऐसा लिखा हुआ नहीं है कि फाइंड द एरिया ऑफ अ पेंटागन whose vertices are this taken in the same order, ऐसा लिखा हुआ नहीं है ना, तो न तो ABCDE यूज कर रखा है, न ये बोल रखा है इन द सेम ऑर्डर, न ऐसा बोल रखा है इन द सेम ऑर्डर। तो अब क्या करेंगे अपन, जब ऐसा दिया हुआ नहीं हो, ऑर्डर दिया हुआ नहीं हो या ABCD का यूज नहीं कर रखा हो, तो गिवन पॉइंट को पहले प्लॉट करते हैं अपन, और प्लॉट करने के बाद फिर उनको इस तरह से ज्वाइन करेंगे कि पेंटागन बने, और पेंटागन बनाने के बाद उसका एरिया निकालेंगे फिर। तो जब ऑर्डर की बात नहीं कर रही, अगर वो ये बोलते कि फाइंड द एरिया ऑफ पेंटागन whose vertices are taken in the same order, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। सेम ऑर्डर का मतलब इसको इससे मिलाना था, इसको इससे मिलाएंगे, इसको इससे मिलाएंगे, इसको इससे मिला देंगे, पेंटागन बन जाएगा ना ऑर्डर की बात कर रखी है ना ABCD का यूज कर रखा है ना, तो हमें पहले इनको एक्चुअली ड्रॉ करना पड़ेगा, और ड्रॉ करने के बाद डायग्राम बना सकते हैं। पहले इनको मिलाएंगे, ड्रॉ करेंगे, तो इस तरह से मिलाएंगे कि पेंटागन बने, और फिर उसका एरिया निकालेंगे। तो पहले आ गया 4,3, तो मान लिया मैंने 4,3 यहाँ है, 1 2 3 4, 4 यहाँ मान लिया, 3 यहाँ मान लिया,
तो 4,3 पॉइंट को ड्रॉ कर दिया ना, -5,6, तो -5,6 यहाँ आ जाएगा लगभग है ना, मान लिया -5,6 इस जगह आ जाएगा, दिस पॉइंट इज -5,6। अब आ गए 0,-7, तो 0,-7 यहाँ आ जाएगा जगह, 0,-7, ये 0,-7। अब 3,-6, ये तो -5 है, ये 3,-6, तो 4 ये 3 तो यहाँ आ जाएगा, और -7 यहाँ है, तो 3,-6 यहाँ आ जाएगा, 3,-6, दिस इज 3,-6, क्योंकि वो तो -7 है ना, -6 थोड़ा ऊपर रहेगा ना। अब बचा -7 -2, तो ये -5 है, तो -7 यहाँ आ जाएगा, -7 -2 यहाँ आ जाएगा, ये ऐसा आ जाएगा। अब ये जो 5 पॉइंट है, ये किसी पेंटागन के वर्टाइसेस है, इनको मुझे इस तरह से ज्वाइन करना है कि पेंटागन बने, उसके बाद मैं एरिया निकालूंगा। अब देखो जो ऑर्डर दिया हुआ था ना, अगर मैं ऐसे मिलाता 4,3, देखो 4,3, 4,3 के बाद क्या है -5,6, 4,3 के बाद है 5,-5,6, उसके बाद 0,-7, उसके बाद क्या है 3,-6, उसके बाद क्या है -7 -2, ये पेंटागन ही नहीं बनेगा। देखो आप, पेंटागन नहीं बनेगा। तो जब भी ऑर्डर नहीं दिया हुआ हो, तो या तो इन द सेम ऑर्डर ऐसा लिखा हुआ नहीं हो, या एबीसीडी का इस्तेमाल नहीं कर रखा हो, तो कभी विश्वास नहीं करें। हमेशा जो है दिए हुए पॉइंट को प्लॉट करें, और प्लॉट करके ऐसे ज्वाइन करें। हमें इनको प्लॉट तो कर लिया, अब इनको इस तरह से ज्वाइन करना है कि इनको ज्वाइन करने से पेंटागन बनना चाहिए ना, और जब पेंटागन बनेगा तब जाके अपन उसका एरिया निकालेंगे ना, जब पेंटागन बन जाएगा तब जाके उसका एरिया निकालने के बारे में सोचेंगे ना। क्योंकि हमसे कहा गया है भाई इन 5 पॉइंट से, ये 5 पॉइंट किसी पेंटागन के वर्टाइसेस है ना, और हमें उस पेंटागन का एरिया निकालना है। अब 5 पॉइंट प्लॉट तो कर दिए अपन ने, अब इनको इस तरह से मिलाऊंगा मैं कि पेंटागन बन जाए ना। तो मिला दो भाई, इसको मान लो इससे मिला दिया मैंने ना, इसको इससे मिला देंगे, इसको इससे मिला दिया, इसको इससे मिला दिया, इसको इससे मिला दिया, ये पेंटागन बन गया ना। 5 साइड हो गई इसकी ना। बस आप कहीं भी रैंडमली नाम दे दो ना, किसी को भी ए बोल दो, मान लो मैंने इसको ए बोल दिया, उसको भी बोल सकते हैं, चाहे तो इसको भी बोल दो ना, इसको सी बोल दिया, इसको डी बोल दिया, इसको ई बोल दिया, ये ऐसे पेंटागन। अब बस आप एरिया निकालना बड़ी बात है ही नहीं है ना, एरिया निकाल सकते हैं। देयरफॉर सिंस द एरिया इज इक्वल टू मॉड डेल्टा। बात समझने की ज्यादा है ना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आसान टॉपिक होता है ना, बातों को समझ लेंगे ना, पेशेंस रखते हुए बातों को समझ लेंगे, ऐसा होता है, एक बार दिमाग में सेट कर लेंगे तो ये कैलकुलेशन वगैरह करने में दिक्कत नहीं आएगी। ज्यादा कैलकुलेशन करने में टाइम लगेगा, ज्यादा थॉट डेवलप करने में टाइम नहीं लगेगा ना, बस बातों को समझना है ना। और डेल्टा निकाल सकते हैं, सिंस डेल्टा इज इक्वल टू 1/2 की जगह 1/2 है, और हम वर्टेक्स ए से स्टार्ट कर देते हैं ना, कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे मैं ए से स्टार्ट कर रहा हूँ, आप डी से स्टार्ट करके देखो, डी ई ए बी बी सी सी डी ऐसे लिखो आप, फर्क नहीं पड़ेगा उससे, एरिया पर एरिया वही आएगा। मैं ऐसे स्टार्ट कर रहा हूँ, तो पहले मैंने ए को लिखा -5,6, ए के बाद मैं बी को ले रहा हूँ, ए के बाद हम ई को भी ले सकते थे, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने बी को लिया तो -7 -2 आ जाएगा, ये ए बी हो गया, बी पर पहुंच गए हम। अब बी के बाद कहाँ आ गए, बी सी पर आ गए 0,-7, अब सी पर आ गए, सी के बाद सी डी पर आ गए 0,-7, और डी कितना है 3,-6, डी हमारे पास है 3,-6 प्लस। आगे दिखेगा नहीं आपको तो आगे से लिख देता हूं मैंने, यहाँ लिख दिया उसको। अब हम आ गए डी तक आ गए, डी ई, तो डी तो हो गया 3,-6, और ई कितना हो गया 4,3, लेकिन हम ए पर नहीं पहुंचे अभी, तो 4,3, और ए कितना है -5,6। बस ऐसे कैलकुलेट कर लेंगे ना, कैलकुलेट कर लेंगे और कैलकुलेट करके इसको निकाल लेंगे। तो जो भी वैल्यू आएगी इसको वैल्यू को निकाल सकते हैं, एक बार निकाल लेते हैं, बहुत देर हो गई निकाले हुए ना मेरे को, मैं एक बार निकाल के बता देता हूँ आपको ना। इसको एक्सपेंड कर दिया हमने, तो कितना आ गया 10 और +42 आ गया ना। फर्स्ट वाला आ गया 10 + 42, पहले ये 10 आएगा, फिर माइनस साइन लगाऊंगा तो -42 आएगा ना, फिर ऐसे इसको निकाल लेंगे 49, याद आएगा 49 - 0, ये भी निकाल लिया मैंने। अब उसको निकाल लेते हैं ना, तो पहले 0 आएगा, उसके बाद कितना आएगा 21 आ जाएगा ना, ये 21 आ गया, प्लस इसको निकाल सकते हैं 9 आएगा पहले, ये आएगा 9, माइनस साइन लगाऊंगा, माइनस का 24 आएगा, माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, तो +24 आ जाएगा ना। ये वाला भी निकाल लिया, अब उस वाले को निकाल लेते हैं, तो 24 आएगा, और 24 के बाद क्या जाएगा -15, ये ऐसा आ जाएगा। बस ये ब्रैकेट बंद कर दूंगा ना, तो डेल्टा विल कम आउट टू बी 97, डेल्टा आ जाएगा 97। ये तो मैनिपुलेट तो कर लेंगे अपने ना, मैनिपुलेट करके निकाल सकते हैं अपने ना। ये वैल्यू नेगेटिव आ सकती है अगर किसी और ऑर्डर को फॉलो करो आप, मान लो आप फॉलो करते ए ई डी सी बी ए, इसको फॉलो करते तो नेगेटिव आ सकता था ना, फर्क नहीं पड़ता उससे, नेगेटिव आ जाएगा तो कोई करके देखना कर जाके। तो मैंने ऐसे स्टार्ट किया ना, मैंने ए भी लिया है ना, आप ऐसे करके देखना, यहाँ से सी डी डी ई ए बी बी सी, घर जाके करके देखना ताकि सेटिस्फेक्शन रहेगा। मैं किसी भी ऑर्डर में लिखूं, कहीं से भी स्टार्ट करूं और किसी भी ऑर्डर को फॉलो करूं, उससे कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक बार एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं ना अपन, तो सेटिस्फेक्शन रहता है जीवन भर के लिए, डर खत्म हो जाता है कि भाई ऐसे करना है कि ऐसे करना है। किसी भी वर्टेक्स से स्टार्ट करो, किसी भी ऑर्डर को फॉलो करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इस तरह से अपन पेंटागन वगैरह का सबका एरिया
निकाल सकते हैं ना, पेंटागन का निकाल लिया, ट्राइंगल का निकाल लिया, इन सबका एरिया निकाला जा सकता है। अब हमसे कभी कहा जाए भाई 3 पॉइंट है और वो कोलिनियर है, तो पहले अपन डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज करते थे, अब उसकी जरूरत ही नहीं है ना भाई। अगर 3 पॉइंट कोलिनियर होंगे तो उनसे बनने वाले ट्राइंगल का एरिया क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा ना। तो डिटरमिनेंट को क्या कर देंगे, 0 कर देंगे, या डेल्टा को 0 कर देंगे ना। 3 पॉइंट है, डिटरमिनेंट बना देंगे 2/2 का बना दो, या 3/3 का बना दो, और एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या कर दो, 0 कर दो। उस डिटरमिनेंट की वैल्यू को क्या कर दो, 0 कर दो, और डेल्टा अगर 0 हो जाएगा तो तीनों एरिया 0 आ जाएगा और तीनों पॉइंट क्या आ जाएंगे, कोलिनियर आ जाएंगे। तो जब भी लगे 3 पॉइंट कोलिनियर है तो बेस्ट तरीका ये है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल को 0 कर दो, डिटरमिनेंट को सोल्व कर लो और उससे जो भी वैल्यू निकालनी है वो निकाल सकते हैं या चेक करके देख सकते हैं परिणाम। आते हैं हम नेक्स्ट, इंक्लिनेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। इंक्लिनेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन, इंक्लिनेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। किसी लाइन का इंक्लिनेशन क्या होता है वो देखते हैं ना। वैसे एंगल होता है ये, मैं इसको अल्फा से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है ना। हम बीटा से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, थीटा से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो लिखें इट इज एन एंगल मेड बाय द लाइन। हम किसी लाइन, स्ट्रेट लाइन के इंक्लिनेशन की बात कर रहे हैं कि इंक्लिनेशन का मतलब क्या होता है, लाइन के इंक्लिनेशन का मतलब क्या होता है ना। इट इज एन एंगल मेड बाय द लाइन, इट इज एन एंगल मेड बाय द लाइन with positive direction of positive direction of positive direction of x axis। अपन ये नहीं बोल रहे कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस की बात नहीं कर रहे, अपन बोल रहे हैं पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। से मान लो हम जानते हैं ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, तो ये जो डायरेक्शन है, ये वाली डायरेक्शन है, ये पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, और ये जो है नेगेटिव है, दिस इज नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, नेगेटिव डायरेक्शन। ये पॉजिटिव डायरेक्शन है, वो नेगेटिव डायरेक्शन है। तो इंक्लिनेशन का मतलब क्या होता है, इट इज एन एंगल मेड बाय द लाइन with positive direction of x-axis and measured in and measured in and measured in anti-clockwise direction and measured in anti-clockwise direction and measured in anti-clockwise direction। ये डेफिनेशन है इसकी ना। यानी स्ट्रेट लाइन में ऐसा नहीं कि लाइन पढ़ते पढ़ते अपनी बात भूल जाए इंक्लिनेशन क्या होता है। एक एक चीज, छोटी छोटी बातें जो अपन लिख रहे हैं, ये सब हमारे दिमाग में रहेगी, तो अपन सवाल, बड़े से बड़ा सवाल भी अपन कर पाएंगे, सोच पाएंगे, अपने को कभी टेंशन नहीं होगी, कभी कंफ्यूजन नहीं होगा ना। तो पहले हम लाइन के इंक्लिनेशन का थोड़ा फ्रीज नहीं पढ़ते हैं आप, ये फ्रीज में मैथमेटिकल टूल होता है शायद, उसमें पढ़ाते हैं आपको थोड़ा बहुत, ये ना लाइन के बारे में जानकारी देते हैं आपको ना। तो लाइन y बराबर mx प्लस सी है, फ्रीज में इसके बारे में जानकारी दी जाती है आपको, y इक्वल टू mx प्लस सी के बारे में ना। तो बता दिया भाई, इंक्लिनेशन एक एंगल होता है मेड बाय द लाइन विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस एंड मेजर्ड इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और अगर अल्फा इंक्लिनेशन है तो उसकी लिमिट होती है ना, अल्फा लेस देन पाई होता है और ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। इंक्लिनेशन की लिमिट फिक्स कर रखी है ना कि अल्फा को पाई से कम मानते हैं और 0 के बराबर 0 से बड़ा मानते हैं, क्योंकि वो एंगल है, उसको एंटी क्लॉकवाइज अगर मैं मेजर कर रहा हूँ, तो जब भी किसी एंगल को एंटी क्लॉकवाइज मेजर करते हैं तो वो एंगल पॉजिटिव ही होता है ना। और पॉजिटिव है तो मतलब 0 से बड़ा है, 0 के बराबर भी हो सकता है ना, पाई से छोटा होता है लेकिन, है ना। तो हम देखते हैं ऐसे इसकी लिमिट दे रखी है, लेकिन ये एक्यूट एंगल भी हो सकता है, 0 से पाई का मतलब एक्यूट एंगल भी हो सकता है और ऑब्टूज एंगल भी हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई लाइन हमारे पास ही है ना, ये कोई लाइन है, मुझे इसका इंक्लिनेशन पता लगाना है, तो भाई इट इज एन एंगल, ये लाइन है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो इट इज एन एंगल मेड बाय द लाइन विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। ये डायरेक्शन कौन सी है, पॉजिटिव है, हमें इस लाइन का एंगल निकालना है इस डायरेक्शन से, और मेजर्ड इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और ये ध्यान रखना है कि वो 0 के बराबर आ सकता है, 0 से बड़ा आ सकता है, लेकिन पाई से कम आना चाहिए ना। तो दिस इज इंक्लिनेशन ऑफ दिस लाइन। ये जो भी एंगल होगा इस लाइन को बोलेंगे दिस इज द इंक्लिनेशन ऑफ दिस लाइन। मान लो मैं इस लाइन की बात करना चाहूँ, इस लाइन की बात करना चाहे, इस लाइन का मुझे इंक्लिनेशन निकालना है ना, तो हम निकाल सकते हैं इस लाइन का मुझे इंक्लिनेशन निकालना, एंगल मेड बाय दिस लाइन विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस एंड मेजर्ड इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये इस लाइन का इंक्लिनेशन हो जाएगा, ये अल्फा हो जाएगा ना। ये 0 के बराबर, 0 से बड़ा है और पाई से छोटा है ना, हम इस डायरेक्शन से मेजर कर रहे हैं ना। लाइन मान लो ऐसे आ गई हमारे पास है ना, लाइन मान लो इस तरह से आ गई, लाइन इस तरह से आ गई, इसका मुझे इंक्लिनेशन निकालना है। इट इज एन एंगल मेड बाय द लाइन विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस एंड मेजर्ड इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। हमें इस डायरेक्शन से मेजर करना है, इस डायरेक्शन से, और ऐसे मेजर करने के लिए ये इंक्लिनेशन हो जाएगा, दिस इज अल्फा। ये इस लाइन का इंक्लिनेशन, ये जो लाइन बना रखी है मैंने, इस लाइन का इंक्लिनेशन। अब चाहे इसको ऐसे मेजर करें, चाहे ऐसे मेजर करें, एक ही तो बात है भाई, लाइन तो आगे भी बढ़ेगी, लाइन तो आगे भी बढ़ रही है ना। हम इसको यूं मेजर करें ऐसे, एक ही तो बात है वो भाई, ऐसे ये एंगल निकाले, ये वाला एंगल निकाले, वो एक ही बात।
ऐसा नहीं कि भाई आप पॉजिटिव एक्स एक्सिस की बात नहीं कर रहे, अपन पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस की बात कर रहे हैं। ऐसे इसको कैलकुलेट कर लेंगे ना। अब मान लो कोई लाइन एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर है, मान लो कोई लाइन एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर है, तो उसका इंक्लिनेशन क्या होगा, 90 डिग्री हो जाएगा ना। अगर लाइन एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर है, इसको बोल रहे हैं वर्टिकल लाइन, तो इसका इंक्लिनेशन क्या आ जाएगा, कि डायरेक्शन पॉजिटिव है, इसको मेजर कर दिया एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ये अल्फा, और अल्फा बराबर क्या हो गया 90 डिग्री। द लाइन इज पैरेलल टू y एक्सिस और लाइन इज परपेंडिकुलर टू x एक्सिस, देन इट्स इंक्लिनेशन इज 90 डिग्री। और अगर कोई लाइन x एक्सिस के पैरेलल होगी, तो लाइन अगर x एक्सिस के पैरेलल है, लाइन मान लो ऐसी है, तो इसका इंक्लिनेशन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा ना। कितना एंगल बना रही है भाई, जीरो बना रही है ना, है ना। पाई नहीं बोलते अपन, जीरो ही बोलते हैं ना। लाइन के केस में अपन पाई की बात नहीं करते, जीरो की बात कर रहे हैं। ये लाइन है, ये x एक्सिस है, इसकी डायरेक्शन पॉजिटिव है, कितना एंगल बना रही है, कोई एंगल ही नहीं बना रही है ना, तो एंगल क्या हो गया, जीरो हो गया। द लाइन इज पैरेलल टू x एक्सिस, then its inclination is 0. The line is perpendicular to x-axis or parallel to y-axis, then its inclination is 90 degree. Then its inclination is 90 degree. अल्फा की रेंज को ये लिया जाता है ना, ये रेंज फॉलो की जाती है ना, हम इसको जीरो बोलते हैं ना, पाई नहीं। वेक्टर की बात नहीं कर रहे, वेक्टर के बीच में एंगल पाई भी होता है, दो वेक्टर के बीच में एंगल पाई भी होता है, जीरो भी होता है ना। वेक्टर के बीच में पाई होने का अलग मतलब है, उनकी डायरेक्शन अलग है। यहाँ लाइन की बात कर रहे हैं, तो अगर मैं लाइन अगर पैरेलल होगी, तो उसका इंक्लिनेशन जो आएगा वो जीरो आ जाएगा ना। लाइन परपेंडिकुलर होगी, तो उसका इंक्लिनेशन 90 डिग्री आ जाए। इस तरह से किसी लाइन के इंक्लिनेशन को डिफाइन कर रखा है हमने ना। अब आते हैं स्लोप ऑफ अ लाइन, स्लोप ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। स्लोप या ग्रेडियंट बोले ना, एक ही बात है ना, स्लोप और ग्रेडियंट ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। अब इसको एम से रिप्रेजेंट करते हैं जनरली, कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं होता, लेकिन जनरली लाइन के स्लोप को अपन एम से रिप्रेजेंट करते हैं। लाइन के स्लोप को हम एम से रिप्रेजेंट करते हैं। अब स्लोप का मतलब क्या हो देखते हैं, इंक्लिनेशन हम डिफाइन कर चुके हैं ना, तो लिख देते हैं। मैं स्लोप का मतलब एम से है, तो एम बराबर tan अल्फा, एम इज इक्वल टू टेंजेंट अल्फा। यानी व्हाट इज द स्लोप, स्लोप इज बेसिकली टेंजेंट ऑफ इंक्लिनेशन, टेंजेंट ऑफ इंक्लिनेशन। बेसिकली स्लोप का मतलब होता है, स्लोप ऑफ अ लाइन का मतलब टेंजेंट ऑफ इंक्लिनेशन। स्लोप इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ इंक्लिनेशन, इंक्लिनेशन। जो भी उस लाइन का इंक्लिनेशन, उसका टेंजेंट ले लो आप। इन शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया मैथमेटिकली, स्लोप का मतलब एम, एम बराबर tan अल्फा। व्हाट इज अल्फा, अल्फा इज द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन। तो जो भी लाइन का इंक्लिनेशन है, उससे हम उसका tan ले लेंगे और उससे उसका स्लोप आ जाएगा ना। और हम जानते हैं इंक्लिनेशन की रेंज क्या होती है, इंक्लिनेशन की रेंज होती है लेस देन पाई और ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यानी ये एंगल एक्यूट एंगल भी हो सकता है, ऑब्टूज एंगल भी हो सकता है। तो अगर अल्फा एक्यूट एंगल होगा, इंक्लिनेशन अगर एक्यूट एंगल होगा, तो स्लोप पॉजिटिव आएगा, और इंक्लिनेशन ऑब्टूज एंगल होगा, तो स्लोप नेगेटिव आ जाएगा। तो मान लो लाइन ऐसे बन रही है ना, लाइन ऐसे बन रही है ना, अब इसका स्लोप क्या आएगा, इसका स्लोप पॉजिटिव आ जाएगा, क्योंकि ये जो इंक्लिनेशन है ये एक्यूट एंगल है, इसका स्लोप पॉजिटिव आ जाएगा। अगर मैं इस लाइन की बात करना चाहूंगा, इसका इंक्लिनेशन भी क्या है, इसका इंक्लिनेशन भी एक्यूट एंगल है, इसका स्लोप पॉजिटिव आएगा ना। और अगर हम इसकी बात करेंगे, इसका स्लोप नेगेटिव आ जाएगा। और मैं इस लाइन के स्लोप की बात करूंगा, इसका स्लोप नेगेटिव आ जाएगा, क्योंकि इसका जो इंक्लिनेशन है ये ऑब्ट्यूज एंगल है, इसका स्लोप नेगेटिव आ जाएगा। और अगर लाइन वर्टिकल होगी, अगर लाइन वर्टिकल होगी, तो उसका इंक्लिनेशन क्या होगा, 90 डिग्री। और हम जानते हैं tan 90 इज नॉट डिफाइंड। इफ द लाइन इज वर्टिकल, देन इट्स स्लोप इज नॉट डिफाइंड, देन इट्स स्लोप इज नॉट डिफाइंड। ऐसे स्टार लगा के लिख देंगे ना। अगर लाइन वर्टिकल है, ये जनरल डेफिनेशन है, लेकिन हम जानते हैं लाइन वर्टिकल भी हो सकती है, उसका इंक्लिनेशन 90 होगा और उसके इसमें स्लोप डिफाइन नहीं होगा। जैसे लिख देंगे द लाइन इज वर्टिकल, इफ द लाइन इज वर्टिकल, इफ द लाइन इज वर्टिकल, वर्टिकल बोले या ये बोलें कि वो y एक्सिस के पैरेलल है, या ऐसा बोलें कि x एक्सिस के परपेंडिकुलर है, एक ही बात है। इफ द लाइन इज वर्टिकल, then its slope is not defined, then its slope is equal to not defined, then its slope is not defined. उसका स्लोप डिफाइन नहीं होगा, क्योंकि अगर लाइन वर्टिकल है या y एक्सिस के पैरेलल है या y एक्सिस के परपेंडिकुलर, तो अल्फा बराबर क्या होगा, 90 डिग्री होगा। एंड वी नो tan 90 इज नॉट डिफाइंड। लेकिन अगर लाइन पैरेलल है x एक्सिस के, तो उसका स्लोप क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि अगर लाइन x एक्सिस के पैरेलल है, तो उसका इंक्लिनेशन क्या आएगा, जीरो आएगा। और व्हाट इज tan 0, tan 0 जीरो होता है ना। तो जब भी लाइन x एक्सिस के पैरेलल होगी, उसका स्लोप क्या आएगा, उसका स्लोप जीरो आ जाएगा। अब जैसे y एक्सिस है ना, y एक्सिस भी तो एक लाइन ही है, ये भी एक लाइन है, इसका इंक्लिनेशन कितना है, 90 है। यानी y एक्सिस का जो भी लाइन वर्टिकल होगी, उसका स्लोप डिफाइन नहीं होगा। और जो लाइन हॉरिजॉन्टल है, जो लाइन हॉरिजॉन्टल होगी,
जो वाई एक्सिस के, जो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी, जो हॉरिजॉन्टल लाइन होगी, उसका स्लोप हमेशा क्या होगा? 0 होगा ना। लिख सकते हैं ना? if the line is horizontal, if the line is horizontal, if the line is horizontal, line is horizontal, हॉरिजॉन्टल का मतलब क्या हो गया? एक्स एक्सिस के पैरेलल हो गया मतलब। जो भी लाइन हॉरिजॉन्टल है, यानी एक्स एक्सिस भी क्या है? एक्स एक्सिस खुद एक्स एक्सिस के पैरेलल है ना, हम जानते हैं ना भाई ना। भाई क्या ये लाइन, अगर ये मैं इस लाइन की बात करूं, क्या ये लाइन इसके परपेंडिकुलर है क्या? कोई भी लाइन खुद के पैरेलल होती है ना, कोई भी लाइन है वो खुद के पैरेलल होती है ना, खुद के परपेंडिकुलर कभी नहीं हो सकती। तो ये लाइन है, ये इसके परपेंडिकुलर नहीं है ना, लेकिन कोई भी लाइन खुद के पैरेलल होती है ना। तो एक्स एक्सिस का अगर मैं स्लोप निकालना चाहूंगा, तो एक्स एक्सिस का स्लोप भी क्या आएगा? 0 आएगा ना, क्योंकि एक्स एक्सिस एक लाइन है, वो एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रही है? 0 बना रही है, उसका इंक्लिनेशन 0 है ना। द लाइन इज हॉरिजॉन्टल, देन इट्स स्लोप इज इक्वल टू 0, देन m इज इक्वल टू 0, देन m इज इक्वल टू 0, उसका स्लोप 0 हो जाएगा। तो लाइन वर्टिकल होगी तो उसका इंक्लिनेशन डिफाइन होगा, लेकिन जब भी लाइन वर्टिकल होगी उसका स्लोप डिफाइन नहीं होगा। यानी आपसे कभी कहा जाए द स्लोप ऑफ लाइन इज नॉट डिफाइंड, इसका मतलब वो लाइन वर्टिकल है, यानी वो लाइन एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर है। तो ऐसे स्लोप को समझ लिया अपने। तो स्लोप निकालने का एक तरीका आ गया अपने को, कि जब इंक्लिनेशन है, लाइन का जो इंक्लिनेशन है उसका टेंजेंट ले लो, उसका स्लोप आ जाएगा। हमने डिस्कस कर लिया उसको ना। सवाल कर सकते हैं अपने, एक सवाल लिखें, इफ द स्लोप, इफ द इंक्लिनेशन, इफ द स्लोप ऑफ अ लाइन, देखिए, इफ द स्लोप ऑफ अ लाइन इज -1/√3, if the slope of a line is -1/√3, then find its inclination, then find its inclination, उसका इंक्लिनेशन निकालना। ट्रिग्नोमेट्री बहुत पढ़ाई है, अब हमने आपको बहुत मन से पढ़ाई है ना, सारे चैप्टर बहुत मन से पढ़ाते हैं आपको ना, बहुत टाइम भी लगता है ना, तो उसका जो इंक्लिनेशन वो निकालना है हमें। तो हमने मान लिया इंक्लिनेशन अल्फा है, और इंक्लिनेशन अगर अल्फा है तो व्हाट इज स्लोप? स्लोप इज tan अल्फा, माइनस का 1/√3 है ना, और हम निकालना जानते हैं इसको ना। हम देख सकते हैं भाई अल्फा निकालना है, अल्फा निकालना है 0 से पाई में है ना। हम जानते हैं यहाँ आने वाला एंगल को क्या बोलते हैं? यहाँ तो एक्यूट एंगल आता है, यहाँ जो एंगल आता है उसको बोलते हैं पाई माइनस अल्फा। बस हमारा आंसर जो है यहाँ आ जाएगा, इसको थीटा बोल दो या पाई माइनस थीटा बोल दो ना। यहाँ जो एंगल आएगा उसको थीटा बोलते हैं, यहाँ वाले को पाई माइनस थीटा बोलते हैं, यहाँ वाले को पाई प्लस थीटा, और यहाँ वाले को क्या बोलते हैं अपन? 2 पाई माइनस थीटा बोलते हैं। तो अल्फा कितना आ गया? अपन एक्यूट एंगल निकाल लेते हैं पहले। व्हाट इज थीटा? थीटा कितना आ जाएगा? अगर tan थीटा 1/√3 होता, यानी मालूम पड़ गया भाई अल्फा इज इक्वल टू क्या है? पाई माइनस थीटा है। आंसर सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, क्योंकि tan नेगेटिव है ना। अब थीटा निकालना है तो थीटा ऐसा है एक्यूट एंगल, इस साइन का यूज कर चुके अपन, समझा रखे हुए ना आपको क्लास में ना, इस साइन का अपन यूज कर चुके हैं। इस साइन से मालूम पड़ा कि आंसर यहाँ आएगा, यानी अल्फा की वैल्यू आएगी पाई माइनस थीटा। अब साइन को भूल जाओ, ऐसा एक्यूट एंगल बताओ कि भाई tan की वैल्यू 1/√3 आ जाए, दैट एक्यूट एंगल इज π/6, दैट एक्यूट एंगल इज π/6, ये π/6 आ जाएगा। तो अल्फा इज इक्वल टू पाई माइनस π/6, ये आ जाएगा 5π/6, क्या जाएगा 5। तो इसका जो इंक्लिनेशन आएगा 5π/6 आएगा। ऑब्वियस सी बात है, स्लोप नेगेटिव है, इसका मतलब ये ऑब्टूज एंगल बनाएगी, जो इंक्लिनेशन आएगा वो ऑब्टूज एंगल बनाएगी ना। ऐसे इसका इंक्लिनेशन निकालिए, सब ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा रखा है हमने आपको ना। और अगर ऐसा होता तो व्हाट इज इंक्लिनेशन? वो 30 डिग्री आ जाता है ना, tan अल्फा इज इक्वल टू 1/√3, यानी पॉजिटिव है, एक्यूट एंगल होगा, एक्यूट एंगल यहाँ आ जाएगा ना, क्योंकि इंक्लिनेशन की रेंज क्या है? 0 से पाई, या तो वो यहाँ आएगा या वो यहाँ आएगा। यहाँ आएगा एंगल तो tan नेगेटिव आ जाएगा, यहाँ एंगल आएगा तो tan पॉजिटिव आ जाएगा। तो अगर स्लोप दे रखा हो तो हम लाइन का इंक्लिनेशन भी निकाल सकते हैं। अब स्लोप निकालने का एक तरीका और हमें, यानी एक तरीका तो ये हो गया कि किसी लाइन का स्लोप जब निकालना पड़ेगा तो हम देखेंगे भाई उसका इंक्लिनेशन निकाल सकते हैं क्या। इंक्लिनेशन पता होगा तो tan ले लेंगे उसका, उसका स्लोप निकल जाएगा ना। लेकिन स्लोप निकालने का एक तरीका और होता है ना, लिखें आप नेक्स्ट है ना। स्लोप ऑफ अ लाइन जॉइनिंग टू गिवन पॉइंट्स, slope of line joining two given points, slope of line joining, slope of a line, of a line joining two given points, slope of a line joining two given points, of line joining two given points, two given points a x1 comma y1 and b x2 comma y2. Slope of a line joining two given points a x1 comma y1 and b x2 comma y2. इन दो को मिलाने वाली लाइन का स्लोप निकालना है ना। यानी अगर लाइन पर कभी लगे कि लाइन का इंक्लिनेशन मैं कैलकुलेट नहीं कर सकता या मुझे दिया हुआ नहीं है, तो फिर लाइन का स्लोप निकालने के लिए हम ये देखेंगे क्या लाइन पर 2 पॉइंट हमारे पास है क्या, और अगर लाइन पर 2 पॉइंट गिवन हो तो हम उसका इंक्लिनेशन निकाल सकते हैं। भाई 2 पॉइंट हमेशा क्या होते हैं? कोलिनियर होते हैं ना।
कोई भी अगर लाइन है, भाई एक पॉइंट से तो इनफाइनाइट लाइन पास हो सकती है, अगर ये एक सिंगल पॉइंट है तो यहाँ से इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन पास हो सकती है ना, इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन। ये लाइन भी यहाँ से पास हो रही है, ये लाइन भी यहाँ से पास हो रही है, ये लाइन भी यहाँ से पास हो रही है। लेकिन अगर दो पॉइंट हमारे पास है तो उनसे हमेशा एक यूनिक लाइन पास होगी। दो पॉइंट हमारे पास है, हमेशा एक यूनिक लाइन पास होगी। तो लाइन का स्लोप निकालने के लिए या तो उसका इंक्लिनेशन देखेंगे या देखेंगे उस पर दो पॉइंट है, और दो पॉइंट होंगे तो फिर कैसे हम स्लोप निकालेंगे वो देखते हैं ना। तो हमने ऐसा लिख दिया भाई, लाइन पर दो पॉइंट है और उसका स्लोप निकाल रहे हैं, एक को ए मान लिया, एक को बी मान लिया। स्लोप को एम से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ऐसे लिख रहे हैं एम ए बी। एम का मतलब स्लोप से है, एम का मतलब स्लोप से है, ए बी का मतलब दिस इज स्लोप ऑफ लाइन ज्वाइनिंग ए एंड बी। ऊपर लिखा है ना, उसको शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया ना। अब दो पॉइंट मेरे पास है, स्लोप कैसे निकालूंगा, y2 माइनस y1। जो पॉइंट मैं बाद में लिखूंगा ना उससे फर्क नहीं पड़ेगा, बाद में जो लिखा है उसको मैंने मान लिया, ऐसे लिखा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x। ये दो पॉइंट को मिलाने वाली लाइन का स्लोप होगा ना। हम चाहे स्लोप को ऐसे लिखें चाहे ऐसे लिखें, एक ही बात है ना। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम चाहे तो, y1 माइनस y2 अपॉन x1 माइनस x2। ध्यान से देखो, मैथमेटिकली इसमें और इसमें कोई डिफरेंस नहीं है ना। हमने ऊपर नीचे माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दिया, ऊपर नीचे माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दिया, ऊपर भी माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे भी माइनस, ये आ गया ना, फर्क नहीं पड़ता मतलब है ना। यानी हम देख रहे हैं भाई किसी भी एक पॉइंट को, यानी हमने इसके वाई में से, इसके वाई में से इसका वाई माइनस कर, यानी वाई का जो ऑर्डिनेट है उनका डिफरेंस ऊपर आएगा और जो एब्सिस है उनका डिफरेंस नीचे आएगा। लेकिन ये ध्यान रखें ना, अगर मैं इसके वाई में से इसका वाई माइनस कर रहा हूँ तो इसके एक्स में से इसका माइनस माइनस करूंगा ना। देखो ध्यान से देखो ना, y2 का मतलब ये है, इसके y में से मैंने इसका y माइनस किया, ये आ गया, तो मैं इसके x में से इसका x माइनस करूंगा। अगर मैं इसके y में से इसका y माइनस कर रहा हूं तो इसके x में से इसका x माइनस करूंगा, क्या आ जाएगा। अगर मैं y1 में से y2 को माइनस कर रहा हूं तो x1 में से x2 को माइनस करूंगा। अगर मैं y2 में से y1 को माइनस कर रहा हूं तो x2 में से x1 को माइनस करूंगा। ठीक है ना, ऐसे निकाल लेंगे। दो पॉइंट हमारे पास हो, कैसे आता है मैं समझाऊंगा आपको अभी, लेकिन स्लोप निकालने का एक तरीका और आ गया हमारे पास है ना। यहाँ ध्यान से देख सकते हैं, स्लोप निकालने का एक तरीका हमारे पास और आ गया है, ऐसे निकाल सकते हैं। अब ध्यान से यहाँ ऑब्जर्वेशन है ना, अगर आप ध्यान से देखें भाई स्लोप तो है ये, चाहे ऐसा निकालें चाहे ऐसा निकालें एक ही बात है ना। ए बी, मैं तो क्या करता हूँ, जो पॉइंट मैं ए बी लिखता हूँ ना, यानी ए बी का स्लोप निकालें या बी ए का स्लोप निकालें एक ही बात है। ए बी की और बी ए एक ही लाइन आएगी, चाहे हम ए बी का, मान लो एक लाइन है उस पर दो पॉइंट हमारे पास है, तो चाहे मैं ए बी का स्लोप बोलूं या बी ए का स्लोप बोलूं एक ही बात है। तो मैं तो क्या करता हूँ, चाहे इसको ए बी लिखो बी ए लिखो एक ही बात। जो पॉइंट मैं बाद में लिखता हूँ ना, जो बाद में लिखता हूँ, जो ए बी को मैंने बी को बाद में लिखा, तो बी को बोलूंगा x2 y2, तो बी में से माइनस करूंगा, मतलब बी के y में से माइनस करूंगा, बी के x में से माइनस करूंगा। अगर मैं बी ए लिखता मैं ऐसे लिखूंगा एम बी ए, तो भी एक ही बात। अगर मैं ऐसे लिखता तो मैंने ए को बाद में लिखा है, यानी ए के y में से बी का y माइनस कर दूंगा और ए के x में से बी का x माइनस कर दूंगा। जो बाद में लिखता हूँ ना मैं, उसी में से माइनस करता हूँ मैं, इसमें से माइनस करूंगा पहले वाले को ना, मैं ऐसे लिख देता हूँ ना उसको। अब आता कैसे वो अलग बात है, वो देख लेंगे अपन, ये कैसे आता है इसको देख सकते हैं अपन, दिखा सकते हैं ना। स्लोप निकालने के दो तरीके हो गए, या तो इंक्लिनेशन होना चाहिए या फिर हमारे पास उस पर दो पॉइंट होने चाहिए। अब हम बात कर रहे हैं भाई किसी लाइन पर दो पॉइंट हमें पता है, उसका स्लोप कैसे निकाल सकते हैं। मैंने मान लिया भाई एक लाइन बना ली, इस पर एक पॉइंट मैंने ए एज्यूम कर लिया और ये हमारे पास है x1 y1, और एक पॉइंट बी एज्यूम कर लिया और ये पॉइंट हमारे पास है x2 y2। अब मुझे इस लाइन का स्लोप निकालना है, तो मुझे ये एंगल पता नहीं है ना। अगर ये एंगल पता होता तो इन दो पॉइंट की मुझे जरूरत ही नहीं पड़ती। ये तो हम तब यूज करेंगे जब हमें इंक्लिनेशन पता नहीं होगा, लेकिन इसका कुछ ना कुछ इंक्लिनेशन तो होगा ना। वो अलग बात है, मुझे पता नहीं है ये एंगल कितना है, लेकिन ये कुछ ना कुछ तो एंगल होगा, यही इसका इंक्लिनेशन है। हमने एज्यूम कर लिया कि अल्फा है, एज्यूम कर लिया कि एंगल अल्फा है, ये लाइन अल्फा एंगल बना रही है, अल्फा इसका इंक्लिनेशन है, तो इसका स्लोप क्या हो गया, यानी अपन बोल सकते हैं कि एम ए बी इज इक्वल टू टेन अल्फा बोल सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अल्फा की वैल्यू पता नहीं है हमें, तो भाई कैसे निकालें, अब टेन अल्फा को कैसे निकालें। हमें ये दो पॉइंट पता है, देखो ऐसे निकाल लेंगे। हमने यहां से ड्रॉ कर दिया एक परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस पर, ये डायग्राम बाद में ही बनाएंगे अपन, फिर हमने यहां से भी ड्रॉ कर दिया एक परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस पर। इस पॉइंट को पी मान लो, इस पॉइंट को क्यू मान लो। क्या बोल रहे हैं इसको, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। मैंने पहले भी बताया था आपको, दिस इज फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम दिस ए टू द एक्स एक्सिस। ये उसका सिर है और ये उसका पैर है ना, क्योंकि वहां से ड्रॉ किया है हमने, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। अब हम देख रहे हैं हमें टेन अल्फा निकालना है, ये तो हमने एज्यूम किया है ना, हमें पता नहीं है, हमें दो पॉइंट हमारे पास लाइन पर है ना। अब हमने क्या करा, ए पॉइंट से यहाँ ड्रॉ कर दिया एक परपेंडिकुलर, ये ए पॉइंट से बी के ऊपर एक ड्रॉ कर दिया परपेंडिकुलर और इसको आर एज्यूम कर लिया। अब ध्यान से देखो आप, हम देख रहे हैं कि बी क्यू और वाई एक्सिस दोनों पैरेलल है,
क्योंकि ये भी एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर है और बी क्यू भी क्या है, एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर है। तो बी क्यू और वाई एक्सिस दोनों पैरेलल आ गए ना, यानी बी क्यू और ये पैरेलल है। अब हम देख रहे हैं भाई ये अगर बी क्यू के परपेंडिकुलर है, ये बी क्यू के परपेंडिकुलर है, बी क्यू के परपेंडिकुलर, और अगर बी क्यू के परपेंडिकुलर है तो यानी ये एक्स एक्सिस के क्या है, पैरेलल है ना, एक्स एक्सिस के पैरेलल आ गया ना, यानी ए आर और एक्स एक्सिस दोनों पैरेलल हो गए ना, क्योंकि ए आर बी क्यू की क्या है, परपेंडिकुलर है, तो इसके भी क्या होगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा ना, यानी ए आर और एक्स एक्सिस दोनों क्या हो गए, पैरेलल हो गए ना, ए आर और एक्स एक्सिस दोनों पैरेलल हो गए। अब ध्यान से देखें, अगर ये एंगल अल्फा है, ये एंगल अल्फा है, तो ये वाला एंगल भी अल्फा हो जाएगा, ये वाला एंगल भी अल्फा हो जाएगा। समझते हैं मेरे हिसाब से आप, है ना, यानी ये अगर मान लो दो लाइन हमारे पास है, ये दो पैरेलल लाइन हमारे पास है और कोई ट्रांसवर्सल लाइन ड्रॉ की मैंने, और हम जानते हैं अगर ये वाला एंगल अल्फा है, अगर ये वाला एंगल अल्फा है तो ये वाला एंगल भी अल्फा होता है ना, ये वाला एंगल भी अल्फा होता है ना। समझते हैं इस एंगल को ना, ये एंगल भी अल्फा है तो वो वाला एंगल भी अल्फा के बराबर होगा। जानते हैं बात आप मेरे हिसाब से ना, तो ये एंगल भी अल्फा। हमें क्या निकालना है, हम टेन अल्फा को नहीं निकाल पा रहे, तो कोई बात नहीं भाई, हमें निकालना तो टेन अल्फा ही है, लेकिन अब ध्यान से देखो इस डायग्राम को देखो, हम जानते हैं इस पॉइंट की ये डिस्टेंस कितनी है, व्हाट इज डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट फ्रॉम द एक्स एक्सिस, ये भी मैंने शुरुआत में लिखवाया आपको, डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट फ्रॉम द एक्स एक्सिस मॉड वाई, मॉड वाई, यानी ये जो वाई कोऑर्डिनेट इसका मॉड ले लेंगे, लेकिन इसका मॉड लेने की जरूरत नहीं है ना, क्योंकि ये पॉइंट मैंने फर्स्ट क्वाड्रेंट में दिखा रखा है, मैंने फर्स्ट क्वाड्रेंट में दिखा रखा है, तो बोलेंगे मॉड वाई, लेकिन इसको लिख देंगे वाई वन, इसको y1 लिख देंगे अपने, इसको y1 लिख दिया ना। किसी भी पॉइंट की अगर मैं डिस्टेंस निकालूंगा x एक्सिस से, दैट इज मॉड y, तो मुझे लिखना चाहिए मॉड y1, तो बोल तो मैं मॉड y1 रहा हूं, लेकिन मुझे पता है y1 पॉजिटिव है, मैंने y1 लिख दिया ना। ऐसे डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट b फ्रॉम द x एक्सिस इज मॉड y, तो मॉड y2 बोल रहा हूं, लेकिन मॉड लगाने की जरूरत नहीं है, इसलिए y2 लिख रहा हूं, क्योंकि y2 पॉजिटिव है, लेकिन बोल में मॉड ही रहा हूं ना। ऐसे देखते हैं ये डिस्टेंस निकाल सकते हैं, डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट फ्रॉम द y एक्सिस इज मॉड x। अब मैं एक ही डिस्टेंस निकालूं y एक्सिस से या p की डिस्टेंस निकालूं एक ही बात, तो आ गई मॉड x1, लेकिन x1 पॉजिटिव है, इसलिए मॉड लगाने की आवश्यकता नहीं है ना। और अगर मैं p की डिस्टेंस निकालना चाहूंगा y एक्सिस से, तो आएगी मॉड x2, लेकिन x2 पॉजिटिव है, इसलिए मॉड लगाने की आवश्यकता नहीं है ना, ये x2 आ जाएगा। अब हमें tan अल्फा निकालना है, तो इस डायग्राम से निकाल सकते हैं, इन राइट एंगल ट्राइंगल ARB, इन राइट एंगल ट्राइंगल ARB, tan alpha is equal to perpendicular upon base, perpendicular upon base, and base is AR। कोई बात नहीं, एंगल नहीं है तो हमें हालांकि कुछ ना कुछ एंगल तो होगा, उसको अल्फा मान लिया, और स्लोप क्या है tan अल्फा, और tan अल्फा हम नहीं निकाल पा रहे, अल्फा होता तो कोई दिक्कत नहीं आती, अल्फा नहीं है तो हमने tan अल्फा इस तरह से निकाल लिया। अब br को निकालना है मुझे, तो br कैसे निकालूंगा, यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है, y2 है, और ये कितनी है, y1 है, और अगर ये y1 है तो ये भी y1 है, तो पूरे y2 में से क्या करो, y1 को माइनस कर दो, तो ये डिस्टेंस कितनी आ गई, ये आ गई y2 माइनस y1, ये डिस्टेंस आएगी, ये आएगी y2 माइनस y1, ये आएगा y2 माइनस y1, दिख रहा होगा आपको, y2 माइनस y1 आ गया ना, पूरा y2 है और y2 में से y1 को माइनस कर दिया, ये y1 को माइनस कर दिया, तो जो br आ गया, br ये r पॉइंट था हमारे पास, br कितना आ गया, y2 माइनस y1 आ गया, तो br तो आ गया y2 माइनस y1, और ar को निकालना चाहते हो ar को भी निकाल सकते हैं ना। अब ar निकालना है, तो हम देख रहे हैं यहां से डिस्टेंस कितनी है, ar निकालें या ये निकालें एक ही बात है ना, ar को कैलकुलेट करें या pq को कैलकुलेट करें एक ही बात है, तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस x2 है, x2 में से क्या करो, x1 को कम कर दो, तो आ जाएगा x2 माइनस x1, ये आ जाएगा x2 माइनस x1, तो tan अल्फा इज इक्वल टू कितना आ गया, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ऐसा आ जाएगा ना, और ये स्लोप आ गया, देयरफॉर स्लोप ऑफ द लाइन जॉइनिंग a एंड b इज इक्वल टू, ये आ गया y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, स्लोप आ जाएगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, इस तरह से स्लोप को कैलकुलेट कर लेंगे। तो इंक्लिनेशन होगा तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, इंक्लिनेशन का 10 ले लेंगे, लेकिन कभी लगे मुझे लाइन का स्लोप निकालना है, उसका इंक्लिनेशन मेरे पास नहीं है, तो मैं अपने आप से बोलूंगा, तो मुझे लाइन पर 2 पॉइंट चाहिए, लाइन पर अगर 2 पॉइंट होंगे तो मैं 2 पॉइंट का यूज करके स्लोप निकाल लूंगा। अब चाहे मैं ए बी का स्लोप निकालूं या बी ए का स्लोप निकालूं, एक ही बात, हम लिख देंगे एम ए बी, और जो पॉइंट बाद में लिखेंगे उसके वाई में से इसका वाई माइनस कर देंगे, इसके एक्स में से इसका वाई एक्स माइनस कर देंगे, यानी बाद वाले को मान लेंगे x2 y2 और पहले वाले को मान लेंगे x1 y1, तो बाद वाले में से पहले वाले को माइनस कर देंगे, इस तरह से स्लोप आ जाएगा ना। तो इस तरह से स्लोप डिफाइन कर लिया हमने, किसी लाइन का स्लोप हम निकाल सकते हैं ना। अब ध्यान से ये देखें अपन कि इसमें एक ऑब्जर्वेशन है, बेसिकली अपन ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं ना, तो जितना ऑब्जर्वेशन हमारे माइंड में रखेंगे उतना काम हमारा चलता रहेगा, यानी किसी लाइन का स्लोप आ गया है, लाइन जॉइनिंग ए बी का स्लोप आ गया ना, और ये आ गया y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1,
y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। इसी लाइन का स्लोप निकाल सकते हैं इससे हम, लाइन का स्लोप कैलकुलेट कर लिया और स्लोप कैलकुलेट करके निकाल लिया हमने, है ना। स्लोप को निकाल सकते हैं हम, स्लोप कैलकुलेट करके निकाल लिया। अब यहाँ ऑब्जर्वेशन है, हम अपन ऑब्जर्व कर सकते हैं ना, और ऑब्जर्व करके निकाल सकते हैं ना। ध्यान से देखो उसके अंदर आप, अगर हम देखें कि भाई दो पॉइंट, इसका लाइन का स्लोप अगर y2 बराबर y1 है, ये स्लोप जीरो कब हो सकता है? हम जानते हैं लाइन का स्लोप जीरो कब होता है, जब लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है। और लाइन का स्लोप अनडिफाइंड कब होता है? जब लाइन वर्टिकल है। अगर लाइन वर्टिकल होगी तो स्लोप अनडिफाइंड, और लाइन अगर हॉरिजॉन्टल है तो उसका स्लोप जीरो आ जाएगा। अब देखो ये जीरो कब होगा? जब y2 बराबर y1 होगा ना। फर्स्ट ऑब्जर्वेशन है यहाँ पर ना, इफ y1 इज इक्वल टू y2, y1 इज इक्वल टू y2, देन m इज इक्वल टू जीरो, देन m इज इक्वल टू जीरो, तो स्लोप क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा ना। यानी हम निकाल रहे हैं दो अलग अलग पॉइंट हमारे पास है। एक पॉइंट हमारे पास a है, x1 y1 है, और एक पॉइंट हमारे पास b है। ध्यान से सुनना मेरी बात को, बहुत काम की बात है, बहुत आसान रहेगा इन बातों को समझने के बाद। टाइम बहुत लगता है अपने को समझाने में, लेकिन वो समझ में आ जाना चाहिए, और समझ में आने के बाद आपका टाइम बचेगा फिर, है ना। हम देख रहे हैं भाई इन दोनों पॉइंट को मिलाने वाली लाइन का स्लोप निकाल देते हैं, तो ये स्लोप का जनरल फॉर्मूला होगा। लेकिन अगर मुझे मिलेगा दो पॉइंट जो है इनका y1 y2 बराबर है, इनके जो y कोऑर्डिनेट है ये इक्वल है, और जैसे इनके y कोऑर्डिनेट बराबर होंगे तो इनको मिलाने वाली लाइन का स्लोप जीरो हो जाएगा। और स्लोप जीरो होने का मतलब क्या है? लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल हो गई। यानी जब भी आपको लगे दो पॉइंट हमारे पास है, उनके y कोऑर्डिनेट सेम है, उनके y कोऑर्डिनेट सेम है, तो उनको मिलाने वाली लाइन हमेशा x एक्सिस के पैरेलल आएगी ना। दैट इज टू से लाइन विल बिकम, दैट्स द लाइन will be parallel to x axis, will be parallel to x axis। अगर लगेगा दो पॉइंट हमारे पास है, उन दोनों के y कोऑर्डिनेट सेम है, कुछ भी हो उससे मतलब नहीं है ना, उनके y कोऑर्डिनेट सेम है, इसका मतलब अगर मैं उनको मिलाऊंगा तो लाइन क्या बन जाएगी? x एक्सिस के पैरेलल बन जाएगी ना। ये ध्यान रखना है अपने को ना। ध्यान से देखें, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ देखें, एक पॉइंट हमारे पास a है -1,2, एक पॉइंट b है हमारे पास 3,2। क्या इन दोनों का y कोऑर्डिनेट सेम है? ये देखो ऑब्जर्वेशन से, मेरा टाइम लग रहा है बताने में, मैं छोटी सी छोटी बात बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपको ना, ताकि आप उनको माइंड में रख सके ना। अब इन दोनों का y कोऑर्डिनेट सेम है, इनका x क्या है उससे मतलब नहीं है मुझे, इन दोनों का y कोऑर्डिनेट सेम है। y कोऑर्डिनेट सेम है, इसका मतलब इनको अगर मैं मिलाऊंगा तो लाइन क्या बनेगी? x एक्सिस के पैरेलल बन जाएगी ना। और लाइन अगर x एक्सिस के पैरेलल बनेगी, इनका स्लोप क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। अब जो भी लाइन x एक्सिस के पैरेलल होती है ना, उनका यानी अगर मैं इन दोनों का डायग्राम बना के देखो, देखो ध्यान से देखो आप, एक पॉइंट -1,2 है, -1,2 मान लो यहाँ आ गया, ये -1,2 है ना, ये -1 है और ये 2 है ना, और एक पॉइंट क्या है 3,2, मान लो 3,2 ये है ना। इनका y कोऑर्डिनेट क्या है? सेम, इनको मिलाओ आप, लाइन हॉरिजॉन्टल बन गई ना। अब इस लाइन का इक्वेशन क्या है भाई? इसका y भी 2 के बराबर है, इसका y भी 2 के बराबर है, इसका y भी 2 है ना, ये 3,2 है, ये -1,2 है, दोनों का y क्या है? सेम है ना। इसका अंदर लाइन क्या हो गई? लाइन y बराबर 2 हो गई। इस लाइन का इक्वेशन लिख सकते हैं y बराबर 2, y बराबर 2 लिख सकते हैं ना, क्योंकि इस लाइन का नाम y बराबर 2 क्यों है? जो भी पॉइंट इस लाइन पर होगा ना, जो भी पॉइंट इस लाइन पर होगा, उसका y कोऑर्डिनेट हमेशा कितना आएगा? 2 आएगा, क्योंकि जो भी पॉइंट इस लाइन पर है, इस लाइन पर लाई करने वाले हर पॉइंट की एक्स एक्सिस से डिस्टेंस हमेशा कितनी आ रही है? एक्स एक्सिस से डिस्टेंस हमेशा कितनी आ रही है? 2 यूनिट आ रही है ना। और वो हमेशा ऊपर है, नीचे नहीं आ रही है ना। अगर वो 2 यूनिट नीचे आती तो लाइन होती y इक्वल टू माइनस, जैसे पॉइंट अगर मान लो यहाँ होता, ये पॉइंट 3,-2, ये पॉइंट होता -1 -2, क्या इसका y भी सेम है? यस। अगर मैं इन दोनों को मिलाऊंगा तो स्लोप जीरो आएगा, लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल आएगी। अब जो भी पॉइंट इस लाइन पर है, उन सभी का y कितना होगा? -2 होगा, -2 -2 -2। इस लाइन का नाम कितना हो जाता है? y इक्वल टू -2 हो जाएगा। यानी ध्यान से देखें, जब भी लाइन अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो उसका इक्वेशन क्या होगा? y इक्वल टू कांस्टेंट, y इक्वल टू कांस्टेंट। तो y बराबर जीरो हो सकता है। इस लाइन का इक्वेशन क्या होता है? y बराबर जीरो। तो इस लाइन पर लाई करने वाले हर पॉइंट का x जीरो, y के बराबर जीरो के बराबर होगा। इस पर जो भी पॉइंट लाई करेगा उसका y जीरो होगा, इस पर जो पॉइंट लाई कर रहा है उसका y 2 के बराबर, इसका y भी 2 है, इसका y भी 2 है। जो भी पॉइंट यहाँ पर लाई करेंगे उनका y 2 के बराबर है, y बराबर 2। इसका y जीरो है, इसका भी y जीरो है, इसका भी y जीरो, लाइन हो गई y बराबर जीरो। इसका y -2 है, इसका भी y -2 है, लाइन हो गई y बराबर -2। यानी जो भी लाइन अगर लगेगा दो पॉइंट के y सेम है, तो देखते ही दिमाग में आना चाहिए, ये नहीं, ये जो टाइम लगा रहे ना, इस टाइम का फायदा तभी होगा जब दोनों पॉइंट के y सेम दिखे और देखते ही आपके माइंड में आ गया तो भाई दोनों के y सेम है, इसका नाम हॉरिजॉन्टल लाइन। और लाइन का इक्वेशन क्या हो गया? y बराबर उनके y कोऑर्डिनेट के बराबर हो गया, y बराबर 2 हो गया, ये y बराबर 0 हो गया, ये y बराबर -2 हो गया। ऐसे लिख सकते हैं इक्वेशन ऑफ एनी लाइन, इक्वेशन ऑफ एनी लाइन, इक्वेशन ऑफ एनी लाइन, इक्वेशन ऑफ एनी लाइन पैरेलल टू
x axis parallel to x axis is y is equal to a, y is equal to b, where b is constant, b is equal to constant, b is equal to constant. जो भी लाइन अगर y axis के पैरेलल है, b is equal to constant. जरूर नहीं आपको लगेगा b क्यों लिखा आपने ना, आप a लिख दो, आप चाहो तो c लिख दो, आप चाहो तो b लिख दो, आप d लिख दो, कुछ भी लिखवा रहा, एक ही बात है. जब भी लाइन अगर x एक्सिस के पैरेलल है तो उसका इक्वेशन होगा y बराबर b, जहां b कांस्टेंट है. मेरी बात समझ में आई? जैसे y बराबर 2 हो गया, ये y बराबर 0 हो गया, ये y बराबर -2 हो गया. मान लो ऐसा लिखा हो, एक पॉइंट हमारे पास है, एक पॉइंट हमारे पास है 10,5 और एक पॉइंट है b -4,5. इन दोनों का y सेम है ना, इनको देखते ही मेरे माइंड में आना चाहिए, मेरे माइंड में डायग्राम बनना चाहिए आंख बंद करते ही कि इनको मिलाने वाली लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है, क्योंकि दोनों का y सेम है, स्लोप 0 हो गया. और लाइन का इक्वेशन क्या आ गया? y बराबर 5 आ गया. इसका भी y 5 है, इसका भी y 5 है, तो लाइन आ गई y बराबर 5, है ना. y बराबर 2 का मतलब ये जो भी पॉइंट यहाँ है उसका y 2 के बराबर होगा. तो जब भी लगेगा दो पॉइंट के y सेम है, उनको मिलाऊंगा, स्लोप 0 हो जाएगा. और जो भी लाइन अगर y एक्स एक्सिस के पैरेलल है उसका इक्वेशन आएगा y इक्वल टू कांस्टेंट, y इक्वल टू कांस्टेंट. ऐसा दूसरा देखें, अब लाइन का स्लोप अनडिफाइंड कब हो सकता है? जब लाइन वर्टिकल होगी ना, लाइन वर्टिकल होगी तब अनडिफाइंड होगा. यहाँ देखें मैथमेटिकली लाइन का स्लोप, ये भी लाइन का स्लोप, ये अनडिफाइंड कब हो सकता है? जब x1 बराबर x2 हो जाए ना. अब फिर लगा दिया स्टार लगा के, इफ x1 बराबर x2, इफ x1 इज इक्वल टू x2, then slope is undefined, then slope is undefined, the slope is undefined. That is to say, line will be vertical, line will be vertical, line will be vertical. और वर्टिकल का मतलब क्या हो गया? वो एक्स एक्सिस के क्या होगी? परपेंडिकुलर होगी. जब भी आपको लगे दो पॉइंट अलग अलग हैं, उनका एक्स सेम है, इसका मतलब उनको अगर मैं मिलाऊंगा तो एक वर्टिकल लाइन बन जाएगी ना, तो एक वर्टिकल लाइन बनेगी. जैसे मान लो एक पॉइंट हमारे पास है 1,2 और एक पॉइंट है 1,-3, इन दोनों का एक्स क्या है? सेम. तो दिखते ही चमकना चाहिए. जो लिख रहे हैं इसका फायदा तभी मिलेगा आपको ना, मजा तभी आएगा आपको जब दिखते ही हमें मालूम पड़े भाई इसका एक्स और इसका एक्स सेम है. और दो पॉइंट का अगर एक्स सेम है तो ये वर्टिकल लाइन है, वर्टिकल लाइन. जब वाई सेम होता था ना, y बराबर 2, y बराबर 2, तो इक्वेशन को बोलते हैं y बराबर 2. अब यहाँ x सेम है तो इनको मिलाने वाली लाइन का इक्वेशन क्या होगा? x बराबर 1 हो जाएगा, क्योंकि जो भी पॉइंट इस लाइन पर होगा उनका x हमेशा क्या आएगा? 1 के बराबर आएगा. देखो ड्रॉ करके देखो इनको ना, इनको ड्रॉ करके देखो. अगर मैं x बराबर 1,2 को ड्रॉ करूंगा, x बराबर 1 है, y बराबर 2 है, इसको ड्रॉ किया मैंने, ये पॉइंट a आ गया मान लो, इसको a बोल देते हैं 1 और इसको b पॉइंट बोल दिया ना. इसका x कितना है? 1 और y कितना है? -3, तो 1 2 3, x तो 1 ही है ना, तो b पॉइंट ये आ गया, ये आ गया 1,-3. तो जब भी दो पॉइंट अगर अलग अलग हैं, उनका x अगर सेम है तो इसका मतलब वो एक वर्टिकल लाइन होगी, ये वर्टिकल लाइन आ गई. अब जो भी पॉइंट इस लाइन पर, इसका भी x 1 के बराबर है, इसका भी x 1 के बराबर है, जो भी पॉइंट इस लाइन पर है उन सबकी डिस्टेंस कितनी है? y एक्सिस से 1 यूनिट के बराबर है ना. और हम देख रहे हैं वो इधर होगा, y एक्सिस के राइट में होगा, तो जो भी इस पर पॉइंट लाई करेंगे उन सबका x 1 के बराबर आएगा. इसका भी x 1 के बराबर है, इसका भी x 1 के बराबर है. जो भी पॉइंट यहाँ लाई करेगा उन सबका x 1 के बराबर होगा, इसलिए इस लाइन का नाम क्या हो गया? x बराबर 1 हो गया ना. लाइन का नाम हो गया x बराबर 1, x इज इक्वल टू कांस्टेंट. इसकी बात करें, जो भी पॉइंट इस लाइन पर होगा उन सबका x क्या है? 0 के बराबर है, उन सबका x 0 के बराबर है, तो लाइन क्या हो गई? x बराबर 0 हो गई. y एक्सिस का इक्वेशन क्या हो गया? y एक्सिस का इक्वेशन हो गया x बराबर 0. x एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है? y इज इक्वल टू समथिंग, क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइन है. लाइन अगर वर्टिकल होगी तो x इज इक्वल टू समथिंग की फॉर्म में आएगी, लाइन अगर हॉरिजॉन्टल होगी तो y इज इक्वल टू समथिंग की फॉर्म में आएगी. इन सबका y सेम है तो y बराबर 0 हो गई. इस लाइन का इक्वेशन हो गया y बराबर 0, इस लाइन का इक्वेशन y बराबर 0. मेरी बात समझ में आ रही है ना आपको? ऐसे देख लिया, मान लो पॉइंट ऐसा होता है a इज इक्वल टू -5,2, b हमारे पास है -5,3. इन दोनों का y क्या है? इन दोनों का y तो अलग अलग है लेकिन x क्या सेम है. और अगर दो पॉइंट का x सेम है तो मतलब उनको मिलाने वाली लाइन एक वर्टिकल लाइन होगी. इसका भी x -5, इसका भी x -5, इनको मिलाऊंगा तो उसकी इक्वेशन आ जाएगी x इज इक्वल टू -5. जो भी वर्टिकल लाइन होगी उसका इक्वेशन होगा x इज इक्वल टू कांस्टेंट. ऐसे फिर स्टार लगा के समझ में आ गया मेरे हिसाब से ना. दो पॉइंट का अगर x सेम हो तो वर्टिकल लाइन पर होगा, दो का y सेम हो तो हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगी ना. हॉरिजॉन्टल लाइन होगी तो उसका इक्वेशन होगा y इज इक्वल टू समथिंग की फॉर्म में. तो लिख लें ऐसे स्टार लगा के, इक्वेशन ऑफ एनी वर्टिकल लाइन, equation of any line perpendicular to x axis, equation of any line perpendicular to x axis is x is equal to a, where a is constant, a is constant, a हमेशा constant होगा ना, a is equal to constant.
x इजिकल टू a। जो भी वर्टिकल लाइन होगी उन पर लाई करने वाले पॉइंट का जो x हमेशा सेम होगा। अपन ये नहीं बोल रहे कि पॉजिटिव, ये x 0 भी हो सकता है, x बराबर 0 हो सकता है, x बराबर 1 हो सकता है, x बराबर -1 हो सकता है ना, ऐसे हो सकते हैं। जब मान लो मुझे लाइन ड्रॉ करनी हो, ड्रॉ लाइन है x इजिकल टू -2, इस लाइन को ड्रॉ करना है मुझे, तो ये वर्टिकल लाइन है और इस लाइन x बराबर -2 का मतलब ये है कि इस लाइन पर जो भी पॉइंट होंगे उनका जो x कोऑर्डिनेट है हमेशा -2 के बराबर आएगा। तो x बराबर -2 लाइन ड्रॉ कर सकते हैं ना, ये -1 हो गया, ये -2 हो गया। अब हम चाहते हैं x सेम रहे, ये x बराबर -2 हो गया, वर्टिकल लाइन हो गई है ना, ये x बराबर -2, क्योंकि ये पूरी डिस्टेंस, ये डिस्टेंस हमेशा कितनी है, ये डिस्टेंस 2 यूनिट के बराबर है। लेकिन जो भी पॉइंट यहाँ होंगे उन सबके डिस्टेंस तो y एक्सिस से कितनी है, 2 यूनिट के बराबर, लेकिन वो y एक्सिस के लेफ्ट में है, यानी इन सबका x नेगेटिव होगा और कितने के बराबर होगा, -2 के बराबर होगा। ये लाइन हो गई x बराबर -2, ये लाइन हो जाएगी हमारे पास x बराबर -2। जब भी आपसे कहा वर्टिकल लाइन है उसका इक्वेशन हमेशा इस फॉर्मेट में होगा, लाइन अगर हॉरिजॉन्टल है तो उसका इक्वेशन हमेशा इस फॉर्मेट में होगा, उसका इक्वेशन हमेशा इस फॉर्मेट में होगा। एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या हो गई, एक्स एक्सिस की इक्वेशन हो गई y बराबर 0, एक्स एक्सिस का इक्वेशन ये हो गया। वाई एक्सिस का इक्वेशन क्या हो गया, x बराबर 0, क्योंकि y एक्सिस वर्टिकल है, इन सबका x सेम है ना। मेरी बात समझ के शायद आप, है ना, तो थोड़ा हो सकता है फायदा मिलेगा आपको, अगर आप ध्यान से सुना होगा आपने तो इन बातों का फायदा मिलेगा। देखो एक सवाल करते हैं अपने ना, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। एक्स एक्सिस का इक्वेशन कभी मैं पूछूं आपसे तो आंख बंद करके जवाब देंगे आप, एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल लाइन है, y इक्वल टू समथिंग, लेकिन इन सबका y 0 है तो y बराबर 0 हो गया। जो भी पॉइंट यहाँ इसका इक्वेशन पूछूंगा y एक्सिस का तो x बराबर 0 आ जाएगा। एक सवाल लिखे, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस एंड पासिंग थ्रू -3,4। बहुत सोच समझ के जवाब दें, मेरी बात समझ में आई होगी आपको, तो आपको जो है पेन चलाने की भी शायद जरूरत नहीं पड़ेगी, और समझाने के बाद पेन भी नहीं चलाना पड़े, बेसिक चीजों को निकाल, तो वही मेरा अचीवमेंट है आपके लिए ना। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, मैंने क्या बोला था, पैरेलल टू x एक्सिस, है ना। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस पासिंग थ्रू -3,4। पेन बिना पेन चलाए अगर आप लिखेंगे तो ये मेरा अचीवमेंट रहेगा, आपका तो अचीवमेंट रहेगा ही रहेगा, लेकिन मेरा भी अचीवमेंट रहेगा ना। आंसर इज y इज इक्वल टू 4। भाई हम जानते हैं, हमें यहां से देखो, हमें लाइन निकालनी जो x एक्सिस के पैरेलल है और वो यहां से पास होती है ना। इस पॉइंट को अगर मैं मार्क करने की कोशिश करूंगा तो -3,4 कहीं आ जाएगा, ये पॉइंट -3,4 यहाँ आ जाएगा। अब मुझे लाइन निकालनी है x एक्सिस के पैरेलल, ये लाइन भी x एक्सिस के पैरेलल है, ये लाइन x एक्सिस भी, कोई भी लाइन खुद के पैरेलल भी होती है, ये भी x एक्सिस के पैरेलल है लेकिन यहां से पास नहीं हो रही, ये भी x एक्सिस के पैरेलल है लेकिन वहां से पास नहीं हो रही, ये भी x एक्सिस के पैरेलल है, वो भी पास नहीं हो रही। तो x एक्सिस के पैरेलल लाइन कितनी है, बहुत सारी है, इनफाइनाइट है। ये भी लाइन x एक्सिस के पैरेलल है लेकिन ये उस पॉइंट से पास नहीं हो रही, और हम जानते हैं इन सबका इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू समथिंग की फॉर्म, y इज इक्वल टू कांस्टेंट की फॉर्म है ना। तो मैंने मान लिया लेट इक्वेशन ऑफ लाइन इज, इक्वेशन ऑफ लाइन इज, और हम जानते हैं कोई भी लाइन अगर x एक्सिस के पैरेलल है तो उसके इक्वेशन लिख सकते हैं y इज इक्वल टू c। अब c लिखें, a लिखें, b लिखें, कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, हमने ऐसे एज्यूम, c क्या है, कोई कांस्टेंट है, अब मुझे c निकालना है ना। हम जानते हैं भाई ये सब y इज इक्वल टू c की फॉर्म में होंगे। अब c कैसे निकाले भाई, हम चाहते हैं जो लाइन है ये x एक्सिस के पैरेलल तो हो गई, हम चाहते हैं ये लाइन यहां से पास हो, और अगर लाइन यहां से पास होगी, अगर लाइन यहां से पास होगी तो ये पॉइंट इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा, ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा, और सेटिस्फाई करने का मतलब इसका x यहाँ रख दे और y, अब x तो है ही नहीं इसमें, इसमें y रख दो बस आप। ये पॉइंट अगर लाइन हम चाहते हैं लाइन यहां से पास हो, ये पॉइंट सेटिस्फाई करेगा। अब x की जगह रखेंगे -3 और y की जगह रखेंगे 4, इसमें x तो है ही नहीं, बस y की जगह 4 रख दो, तो 4 बराबर c, यानी c की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई, रख दिया y बराबर 4। आपको लगा होगा आपने कहा था पेन बिना चलाए निकालना है, या आपने पेन चला के निकाला, बिल्कुल पेन चला के निकाला, बिना पेन चलाए भी निकाल सकते हैं। हम जानते हैं ये लाइन निकालनी है ना, अब ये हॉरिजॉन्टल है, इस पर जो ही पॉइंट आएगा उन सबका y सेम होगा, इसका y कितना है 4, इन सबका y कितना है 4, y बराबर 4 होगा। यानी आपने बोला x एक्सिस के पैरेलल मतलब y इज इक्वल टू कांस्टेंट, उस पर जितने पॉइंट होंगे उन सबका y कांस्टेंट होगा, इस पॉइंट का y 4 के बराबर है, यानी उन सबका y 4 के बराबर, हेंस द आंसर इज y बराबर 4। ये कैलकुलेट करके निकाल लिया, ये बिना कैलकुलेट करे निकाल लिया। समझ में आ गई ना बात, ऐसे निकालते। लिखें एक सवाल लिखें, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन व्हिच इज पैरेलल टू y एक्सिस, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन व्हिच इज पैरेलल टू y एक्सिस। अब पैरेलल टू y एक्सिस बोले या x एक्सिस के परपेंडिकुलर बोले, एक ही बात है ना। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन व्हिच इज पैरेलल टू y एक्सिस एंड पासिंग थ्रू p -1,4 एंड पासिंग थ्रू p -1,4। बच्चों बिल्कुल आप ध्यान से कंसंट्रेट करते हुए निकालो, ये सब कंट्रीब्यूट करेंगे आपके ना, आपकी स्पीड बढ़ाने में कंट्रीब्यूट करेंगे।
छोटा सा सवाल कर रहे हैं, आपको लग रहा होगा भाई क्या करा रहे हैं सर ना, लेकिन मैं बहुत बड़ी बात करा रहा हूँ आपको ना। इन बातों को सही से आपके दिमाग में चलना चाहिए ना। लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल है, यहाँ से पास होती है, तो हम जानते हैं जो भी लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल होगी वो वर्टिकल होगी, और जो वर्टिकल लाइन होती है उनका इक्वेशन होता है एक्स इज इक्वल टू समथिंग की फॉर्म में। उन सबके एक्स सेम होते हैं ना। इसका एक्स क्या है? -1। आंसर आ गया एक्स इज इक्वल टू -1। एक्स इज इक्वल टू -1, क्योंकि इस लाइन पर जो भी पॉइंट होगा, हम देख रहे हैं अगेन, समझ रहे हैं डायग्राम से भी समझ रहे हैं अपन। -1,4, ये -1 मान लिया, 4 मैंने यहाँ मान लिया, तो ये पॉइंट आ गया -1,4। और हम देख रहे हैं हमें ये वाली लाइन चाहिए जो यहाँ से पास हो रही है और वाई एक्सिस के पैरेलल है या एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर। जब भी लाइन वर्टिकल होती है वो एक्स इक्वल टू समथिंग की फॉर्म में होती है। इन सबके एक्स सेम होंगे क्योंकि ये डिस्टेंस हमेशा सेम है ना, ये डिस्टेंस हमेशा सेम रहेगी। और डिस्टेंस कितनी है? क्योंकि इसका एक्स -1 है, ये डिस्टेंस कितनी है? 1 यूनिट है। लेकिन जितने भी ये पॉइंट आएंगे ये सब वाई एक्सिस के लेफ्ट में आएंगे, इसलिए इन सबका एक्स नेगेटिव होगा। डिस्टेंस तो 1 यूनिट है लेकिन इन सबका एक्स नेगेटिव होगा, और इन सबका एक्स क्या है? -1। therefore लाइन इज एक्स इक्वल टू -1। या ऐसे ज्यूम कर लें भाई लाइन एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर है, एक्स इक्वल टू ए की फॉर्म में आ गई, या एक्स इक्वल टू सी की फॉर्म में आ गई, ऐसा मान लिया एक्स इक्वल टू सी, वेयर सी इज कांस्टेंट। अब अगर ये लाइन एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर तो हो गई, हम चाहते हैं यहाँ से पास हो, तो ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। इसमें एक्स की जगह रख देंगे -1 और वाई की जगह 4। वाई तो है इसमें, एक्स की जगह -1 रख दो, तो सी की वैल्यू कितनी आ गई? -1। हॉरिजॉन्टल होगी, y इक्वल टू समथिंग की फॉर्म में होगी। x एक्सिस की इक्वेशन क्या है? y बराबर 0। y एक्सिस एक वर्टिकल लाइन है, उसका इक्वेशन क्या है? x बराबर 0। इन सबका इक्वेशन अपन निकाल सकते हैं ना। तो स्लोप की बात कर ली हमने और निकाल सकते हैं। देखिए स्लोप, फाइंड द स्लोप ऑफ अ लाइन, फाइंड द स्लोप ऑफ अ लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स a 1,6 and b -9,2। फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स a 1,6 and b -9,2। इनको मिलाने वाली लाइन का स्लोप निकालना है अपने को। स्लोप ऑफ द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स दिस एंड दिस, तो निकाल सकते हैं। अब 2 पॉइंट आवे, मैं ए बी का स्लोप निकालूं कि बी का स्लोप निकालूं, एक ही बात है, कोई फर्क। अब देखो वहां तो अपन लिखते हैं ना x1 y1 x2 y2, तो लगता है y2 -y1 अपॉन x2 -x1 लिख दूं। अब यहाँ किसको x1 y1 मानूं, किसको x2 y2 मानूं, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। मैंने ऐसे लिख दिया स्लोप m ए बी, मैंने ऐसे लिख दिया मान लो। अब मैंने b को बाद में लिखा है ना, तो b में से माइनस करूंगा मैंने b के y में से, ऊपर y का डिफरेंस आएगा, नीचे x का डिफरेंस आएगा, तो जो मैंने पॉइंट बाद में लिखा है उसके में से डिफरेंस कर दो। y2 -y1 2 -6, इसके y में से मैंने इसका y माइनस कर दिया, तो इसके x में से -9 -1, तो ऊपर आ गया -4, नीचे आ गया -10, द स्लोप विल कम आउट टू बी 2/5। स्लोप ही आ जाएगा y2 -y1 अपॉन x2 -x1, सही लिखा ना मैंने, स्लोप ही आ गया, एंड दिस इज 0.4 जो भी आएगा ना। अगर मैं ऐसे निकालता मान लो, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए अपने को ना, यानी एक बार आगे बढ़ने के बाद पीछे नहीं बढ़ना अपने को, बस पीछे नहीं बढ़ना, बस कंफ्यूजन नहीं हो, हर तरह से सोच लो। अब मैं ए बी का निकाल भाई, मैं तो बी को बाद ए को बाद में लिखूंगा तो कोई बात नहीं, ऐसा निकाल लो आप। अब ए को बाद में लिखा है मैंने, तो ए के वाई में से उसका वाई माइनस करूंगा, ए के एक्स में से उसका एक्स माइनस करूंगा, जो बाद में लिखूंगा ना, मैंने अपने आप में रूल बना रखा है माइंड में ना, ऐसे निकाल लिया मैंने। अभी हमने बी के में से माइनस किया, अब ए में से माइनस कर दो, तो ए का वाई ऊपर आएगा, वाई का डिफरेंस y2 -y1, इसके वाई में से उसका वाई माइनस कर दो, इसके एक्स में से उसका एक्स माइनस कर दो। लिखना प्रॉपर्ली अपने को, ये ऊपर 4 आएगा, नीचे 10 आ जाएगा, दैट इज 2/5। तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि ए बी का स्लोप निकालोगे बी ए का, है ना। अपने को कंफ्यूजन नहीं, अपन कैसे भी लिख लें, जो पॉइंट बाद में लिखेंगे उसमें से माइनस कर दो बस आप, या मैंने बाद में ये लिखा था उसमें से माइनस कर दिया, ऐसे कैलकुलेट कर लिए। मान लो सवाल ये होता, फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन जॉइनिंग -1,5 एंड क्यू -1,4, इसका स्लोप निकालना है ना। फाइंड द स्लोप ऑफ दिस लाइन एंड द स्लोप इज अनडिफाइंड, एंड द स्लोप इज अनडिफाइंड, क्योंकि दोनों का एक्स सेम है। बच्चों नजर जानी चाहिए हमारी ना, हमारी नजर, अपना टाइम का यूज यही है, टाइम का यूज अपना यही है ना, कि दोनों के एक्स सेम नजर आते ही अपने दिमाग में स्ट्राइक करना चाहिए कि इनके एक्स सेम है, और अगर एक्स सेम है तो वर्टिकल लाइन है, स्लोप इज अनडिफाइंड। और व्हाट इज द लाइन जॉइनिंग देन, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ लाइन जॉइनिंग पी क्यू, एक्स इज इक्वल टू -1। ये इतना लिख पाए ना अगर अपन जल्दी से, तो ये मेरा अचीवमेंट है और आपका भी अचीवमेंट है, ये मान के चले ना आप। और दोनों का अगर वाई सेम होता तो स्लोप क्या आ जाता? 0 आ जाता। 2 पॉइंट को मिलाने वाली लाइन का स्लोप अपन निकाल सकते हैं फटाफट ना, निकाला जा सकता है और पता लगा सकते हैं भी, वो हमारे पास है नहीं है ना। इस तरह से निकाला जा सकता है, नोट में लिखें, नोट के अंदर लिखे ना,
नोट के अंदर ऐसे स्टार लगा लें, है ना. If a line is equally inclined, if a line is equally inclined with both the axes, if a line is equally inclined with both the axes, if a line is equally inclined with both the axes, then its slope is equal to plus minus 1. If a line is equally inclined with both the axes, with both axes, then its slope is equal to plus minus 1. Then its slope is equal to plus minus 1. उसका स्लोप 1 भी हो सकता है और माइनस 1 भी हो सकता है. ये लैंग्वेज कभी आती है लिखी हुई है, लाइन इज इक्वली इंक्लाइंड विद बोथ द एक्सेस, दोनों एक्सेस से बराबर एंगल बना रही है वो ना, तो इसका मतलब उसका स्लोप 1 भी आ सकता है और माइनस 1 भी आ सकता है ना. देन इट्स स्लोप कैन बी टेकन एज प्लस 1 और माइनस 1. अब इसका मतलब क्या है, देखो आप देख सकते हैं अपने ना, भाई हमें एक ऐसी लाइन बनानी है जो दोनों से बराबर एंगल बना रही है. एंगल क्या है पता नहीं है अपने को, दोनों से एंगल बराबर बनानी है ना. तो हम देख रहे हैं भाई कभी दो लाइन जो होती है ना, उनके बीच में हमेशा दो एंगल होते हैं. जैसे मान लो दो लाइन हमारे पास ये है, इनके बीच में हमेशा दो एंगल होते हैं, एक एक्यूट एंगल होता है, एक ऑब्टूज एंगल होता है. ये वाला एंगल एक्यूट है और ये वाला एंगल ऑब्टूज है. लेकिन लाइन अगर परपेंडिकुलर होंगी तो उनके बीच में एक ही एंगल होगा, एंड दैट एंगल इज 90 डिग्री. लेकिन अगर लाइन परपेंडिकुलर नहीं है तो उनके बीच में हमेशा दो एंगल होते हैं ना. तो हमें जो जिस लाइन का हमें स्लोप निकालना है उसके बारे में जानकारी है कि वो एक्स एक्सिस से और वाई एक्सिस से बराबर एंगल बनाएगी. जितना एंगल एक्स एक्सिस से बनाएगी उतना वाई एक्सिस से बनाएगी. उसका स्लोप हमें निकालना है ना. तो देखो ध्यान से देखो, मैं लाइन का डायग्राम ऐसे बना सकता हूँ, मैंने ऐसे बना लिया. अब मुझे कहा गया भाई ये एंगल बराबर है, ये एंगल बन रहा है एक्स एक्सिस से, ये एंगल बन रहा है वाई एक्सिस से. और अगर दोनों बराबर हैं तो पूरा एंगल तो 90 है, और अगर ये बराबर है तो ये एंगल कितना हो गया 45 हो गया, ये एंगल भी 45 हो गया. और अगर ये एंगल 45 हो गया तो ये इस लाइन का इंक्लिनेशन है, और लाइन का इंक्लिनेशन 45, तो स्लोप क्या हो गया 1 आ गया. इसका एम बराबर क्या आ गया 1 आ गया. आपको लगेगा स्लोप तो 1 आ गया, क्या ये लाइन इक्वली इंक्लाइंड है, यस. स्लोप क्या आ गया 1. मैंने क्या लिखा है प्लस माइनस 1, 1 भी आ सकता है माइनस 1 भी. लेकिन ध्यान से देखें, जरूरी नहीं डायग्राम ऐसा बने, डायग्राम तो ऐसा भी बन सकता है ना. हमसे कहा है बराबर एंगल, एक्स और वाई एक्सिस से बराबर एंगल. हमने कहा भाई ये पूरा एंगल तो कितना है 90 है, यानी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर हो जाए, बराबर एंगल बना रही है. ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, दोनों से बराबर एंगल. तो बराबर एंगल कितना हो गया 45, 45 हो गया. ये भी 45 हो गया, 45 हो गया. अब इसका इंक्लिनेशन क्या हो गया, इसका स्लोप निकालना है. तो इसका इंक्लिनेशन कैसे निकालूंगा, ये निकाल लूंगा, ये इसका इंक्लिनेशन हो जाएगा. इसको पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 4 बोल दो, या मुझे ये एंगल निकाल, तो पाई माइनस पाई बाई 4 बोल सकते हैं, या पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 4 भी बोल सकते हैं. भाई यहाँ तक का एंगल तो पाई बाई 2 हो गया और ये पाई बाई 4 हो गया, तो पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 4 बोल दो, या पाई माइनस पाई बाई 4 बोल दो. यहाँ तक आता तो पाई उल्टा गया. ये सब सिखा रखा है मैंने आपको ना. ये एंगल हो गया पाई माइनस, तो अल्फा इज इक्वल टू पाई माइनस पाई बाई 4. स्लोप क्या आएगा इसका नेगेटिव आएगा. देयरफॉर tan अल्फा m इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ अल्फा और टेंजेंट ऑफ पाई माइनस पाई बाई 4, दैट इज माइनस 1. तो स्लोप इसका माइनस 1 के बराबर भी आ जाएगा. तो इक्वली इंक्लाइंड बोल रखा है, वो बराबर एंगल बना रही है, तो ऐसे ही बन सकता है, ऐसे ही बन सकता है. अब जरूरी नहीं है वो ओरिजिन से पास हो, मतलब ऐसा नहीं जरूरी नहीं है. मैं तो समझाया आपको, ये अपने को याद रखना है ताकि जब इस तरह की लैंग्वेज आए ना तो अपने को समय बर्बाद करने की आवश्यकता नहीं पड़े. ये समय बर्बाद नहीं कर रहे अपन, समय बचाने की कोशिश कर रहे हैं कहीं, ताकि अपने को दिमाग कम लगाना पड़े. या सब दिमाग लगा के देख रहे हैं. लाइन मान लो ऐसा बन सकती है ना, लाइन को मान लो मैंने ऐसा बना दिया, ये लाइन भी इक्वली इंक्लाइंड हो सकती है ना. भाई एक्स एक्सिस जो एंगल बन रहा है, मान लो ये एक्स एक्सिस से एंगल ये भी बन रहा है, ये वाला भी बन रहा है, ऑब्टूज भी बन रहा है, लेकिन हम चाहते हैं दोनों से बराबर एंगल बने. भाई ऑब्वियस सी बात है, ये वाला जो एंगल है वो इसके बराबर तो हो नहीं सकता, ये तो ऑब्टूज है, ये एक्यूट है ना. तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर कर दिया, ये भी एक्यूट है एक्यूट. भाई एक्यूट एक्यूट के बराबर होगा, ऑब्टूज ऑब्टूज के बराबर. और ये 90 है, और अगर ये दोनों एंगल बराबर हो गए तो इनका सम कितना आएगा 180 आएगा. ये 90 है तो इनका सम भी कितना आएगा 90 आएगा. तो ये 45 हो गया इसका, ये भी 45. तो दिस लाइन इज इक्वली इंक्लाइंड विद बोथ द एक्सिस. ये 45 45 हो गया, तो ये 135, और ये भी कितना हो गया 135 हो गया. मेरी बात समझ रहे ना आप. तो ये दोनों एंगल बराबर, भाई ये तो इसके बराबर नहीं हो सकता, ये बाहर वाला एंगल तो इसके बराबर नहीं हो सकता. तो ये लाइन भी इक्वली इंक्लाइंड है. अब ये एंगल 45 है तो ये वाला एंगल कितना हो गया, ये इसका इंक्लिनेशन है, ये इसका इंक्लिनेशन. तो पाई माइनस पाई बाई 4, अगेन पाई माइनस पाई बाई 4, और स्लोप कितना आ जाएगा -1 आ जाएगा. स्लोप इज इक्वल टू -1. तो जरूरी नहीं लाइन ओरिजिन से पास हो, मतलब वो जो लैंग्वेज है इक्वली इंक्लाइंड, दोनों से बराबर एंगल बना रही हो, इसका उसका स्लोप -1 भी आ सकता है +1. लाइन का डायग्राम ऐसा बन सकता है, मान लो ऐसा बना दिया मैंने. अब इक्वली इंक्लाइंड का मतलब ये वाला एंगल बराबर कर दो, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर है. वो 90 तो ये 45 हो गया इसका.
ये इसका इंक्लिनेशन हो गया, व्हाट इज स्लोप, +1। तो जब ये लैंग्वेज आएगी, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन, लाइन इज इक्वली इंक्लाइंड विद बोथ द एक्सिस, इट मींस इट्स स्लोप इज इक्वल टू +-1। उसका स्लोप 1 भी आ सकता है और -1 के बराबर भी आ सकता है, दोनों के बराबर आ सकता है, +1 और -1 के बराबर आ सकता है। लिखे है ना, एक नोट में लिखे, टू लाइंस हैविंग स्लोप m1, टू लाइंस, ऐसे फिर स्टार लगा देते हैं, टू लाइंस हैविंग स्लोप m1 m2, हैविंग स्लोप m1 एंड m2, यानी एक का स्लोप m1 है और एक का स्लोप m2 है ना। टू लाइंस हैविंग स्लोप m1 एंड m2 विल बी, नेक्स्ट आंसर फर्स्ट पॉइंट, पैरेलल if m1 is equal to m2। दो लाइन अगर पैरेलल है उनके स्लोप बराबर होंगे, इसका मतलब ऑब्वियस सी बात है, अगर पैरेलल है तो उसके जो इंक्लिनेशन है वो सेम आएंगे ना। लाइन अगर पैरेलल है तो उनके इंक्लिनेशन क्या होंगे, सेम। एक लाइन मान लो ये है और एक लाइन ये है ना, ये दोनों पैरेलल है तो ऑब्वियस सी बात है इनके स्लोप बराबर होंगे ना। इससे भाई अगर ये पैरेलल है तो अगर ये एंगल अल्फा है तो ऑब्वियस सी बात है ये वाला एंगल भी अल्फा होगा ना। आप समझते हैं इतना है ना, दोनों एंगल अल्फा के बराबर होंगे तो उसका स्लोप भी क्या हो गया, tan अल्फा। इसका स्लोप भी क्या हो गया, tan अल्फा। इसका इंक्लिनेशन अल्फा तो स्लोप tan अल्फा, इसका भी स्लोप tan अल्फा। यानी अगर दो लाइन के स्लोप बराबर आ रहे हैं तो मतलब वो पैरेलल है, या दो ही बोलेंगे दो लाइन पैरेलल है तो उनके स्लोप क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे। विल भी लिख दिया पैरेलल इफ दिस इज इक्वल टू दिस, सेकंड परपेंडिकुलर -1। यानी अगर दो लाइन परपेंडिकुलर है एक दूसरे के तो उनके स्लोप का जो प्रोडक्ट आएगा वो -1 के बराबर आएगा। लेकिन अगर प्रोडक्ट -1 के बराबर आ रहा है ना तो ध्यान रखना है कि भाई m1 और m2 दोनों डिफाइंड है, मतलब यानी इनमें से कोई अनडिफाइंड नहीं है, क्योंकि भाई m1 m2 का मतलब स्लोप है और स्लोप अनडिफाइंड अनडिफाइंड भी हो सकता है ना। और अगर कोई नंबर अनडिफाइंड है तो उसको किसी नंबर से मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा पता नहीं है अपने को। यानी अगर हम लिख रहे हैं कि दो लाइन परपेंडिकुलर है तो उनके स्लोप का प्रोडक्ट -1 आएगा। यानी बोथ m1 m2 क्या डिफाइन है, बोथ m1 and m2 आर डिफाइंड, both m1 and m2 are defined, both m1 and m2 are defined। यानी ये जो लिखा है ना हमने इसके लिए वैलिड नहीं है ना भाई। अगर एक लाइन ऐसे है, एक लाइन ऐसी हो जाए और एक लाइन ऐसी हो जाए ना, क्या है दोनों परपेंडिकुलर है, यस। लेकिन इनके स्लोप का प्रोडक्ट -1 के बराबर आएगा, अपन बोल नहीं सकते क्योंकि इसका स्लोप तो डिफाइन ही नहीं है, पता ही नहीं इसका स्लोप क्या है ना, अनडिफाइंड है स्लोप इसका। तो इन दो पर्टिकुलर लाइन के लिए नहीं है ना। लेकिन यानी अगर ये भी डिफाइन है, ये भी कोई ना कोई एंगल बना रही है, ये भी वर्टिकल नहीं है और ये भी वर्टिकल नहीं है और फिर भी ये परपेंडिकुलर है, तो इनके स्लोप का जो प्रोडक्ट आएगा -1 के बराबर आएगा। सिंपल ज्योमेट्री से समझ सकते हैं इस बात को अपन। से मैंने एक लाइन ऐसे बना ली और एक लाइन को मैंने ऐसे बना दिया। हर चीज काम आएगी, मैं डायग्राम बना रहा हूँ तो वही बेकार नहीं जाएगा, क्योंकि ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं और ज्योमेट्री में डायग्राम नहीं बनाएंगे तो मतलब ही क्या रहा फिर। फीलिंग कैसे आएगी, समझ में कैसे आएगा बातें ना। हम ऐसे निकाल, ये एंगल 90 डिग्री का हो गया ना, और मैंने मान लिया भाई ये जो एंगल है ये थीटा है, ये इसका इंक्लिनेशन हो गया एक लाइन का ना। और अगर ये एंगल 90 है, ये एंगल थीटा है, तो व्हाट दिस एंगल इज 90 डिग्री प्लस थीटा, दिस एंगल इज 90 डिग्री प्लस थीटा, ये एंगल आ जाएगा 90 डिग्री प्लस थीटा। तो हम देख रहे हैं इसका स्लोप मैंने मान लिया m1 है, इसका स्लोप तो क्या आ गया m1 बराबर tan थीटा, क्योंकि इस लाइन का जो इंक्लिनेशन आ गया वो थीटा आ गया, तो इसका स्लोप क्या आ गया tan थीटा आ गया। अब इसका जो इंक्लिनेशन है वो ये वाला एंगल है, इंक्लिनेशन भी समझाया मैंने आपको ना, इस लाइन का इंक्लिनेशन ये, इसका स्लोप मैंने m2 मान लिया ना, इसका स्लोप मैंने मान लिया m2 है। और व्हाट इज m2, टेंजेंट ऑफ इंक्लिनेशन, और इसका जो इंक्लिनेशन है वो कितना है 90 डिग्री प्लस थीटा है। और व्हाट इज tan 90 प्लस थीटा, माइनस cot थीटा, क्या जाएगा माइनस cot थीटा। और अगर मैं m1 m2 को मल्टीप्लाई करूंगा तो व्हाट इज m1 into m2 -1 आ जाएगा। तो दो लाइन अगर परपेंडिकुलर है और दोनों के स्लोप डिफाइन है तो इसका मतलब उनके स्लोप का जो प्रोडक्ट आएगा -1 के बराबर आएगा। जब भी लगे भाई दो लाइन परपेंडिकुलर है तो स्लोप का प्रोडक्ट -1 आएगा। यानी अगर वो 1 आता ना, अगर स्लोप का प्रोडक्ट 1 आता तो ये बोलते हैं कि स्लोप एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, लेकिन 1 नहीं आ रहा, -1 आ रहा है, यानी बोलेंगे नेगेटिव रेसिप्रोकल। पहले रेसिप्रोकल कर दो फिर बाद में नेगेटिव कर दो। अगर एक का स्लोप पता हो यानी इनका प्रोडक्ट अगर 1 आता तो बोलते हैं भाई एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, लेकिन प्रोडक्ट 1 नहीं आ रहा, -1 आ रहा है, यानी नेगेटिव रेसिप्रोकल होंगे एक दूसरे के ना। यानी अगर m1 बराबर 3/2 है, अगर एक लाइन का स्लोप 3/2 है तो दूसरी लाइन का स्लोप निकाल सकते हैं ना। प्रोडक्ट अगर 1 आता तो सिर्फ रेसिप्रोकल कर देते, लेकिन नेगेटिव पहले रेसिप्रोकल कर दो और बाद में नेगेटिव कर दो। यानी अगर किसी एक लाइन का स्लोप ये है तो जो लाइन इसके परपेंडिकुलर होगी
उसका स्लोप -2/3 होगा। अगर एक लाइन का स्लोप -2/5 है, एक लाइन का स्लोप -2/5 है, तो जो उसकी लाइन परपेंडिकुलर होगी, जो परपेंडिकुलर लाइन होगी उसका स्लोप क्या आएगा? पहले रेसिप्रोकल करेंगे, बाद में साइन चेंज कर देंगे। रेसिप्रोकल माइनस साइन तो मेंटेन रखा, इधर रेसिप्रोकल करने पर आया, अब साइन चेंज कर दो, फिर स्लोप ही आ गया। एक लाइन का स्लोप दिया हो, दूसरी लाइन का स्लोप निकाल सकते हैं। एक का स्लोप अगर 1 के बराबर है, तो जो लाइन इसके परपेंडिकुलर होगी उसका स्लोप क्या आएगा? -1 के बराबर आ जाएगा। ध्यान रखें, अगर लाइन पैरेलल है तो उनके स्लोप बराबर होंगे, लेकिन अगर लाइन परपेंडिकुलर है तो उनके जो स्लोप का प्रोडक्ट है वो -1 आएगा, यानी उनके स्लोप एक दूसरे के नेगेटिव रेसिप्रोकल होंगे। उनके स्लोप एक दूसरे के नेगेटिव रेसिप्रोकल होंगे। मेरी बात समझ में आ गई ना? पहले रेसिप्रोकल कर दिया, बाद में साइन चेंज कर दो, या पहले रेसिप्रोकल किया, बाद में साइन चेंज कर दिया, नेगेटिव रेसिप्रोकल। इसका स्लोप ये था, तो पहले रेसिप्रोकल किया है ना, रेसिप्रोकल किया, रेसिप्रोकल करने पर तो ये आ गया, इसका रेसिप्रोकल किया तो ये आ गया ना। अब साइन चेंज कर दो, तो साइन चेंज हो गया ना। इनको मल्टीप्लाई करेंगे, -1 आ जाएगा। एक लाइन का स्लोप पता हो, दूसरे का स्लोप अपन निकाल सकते हैं ना, इस तरह से देखा जा सकता है। एक सवाल करेंगे अपन ना, एक सवाल करके देखेंगे अपन। लिखें, एक सवाल लिखे ना। If the orthocenter of a triangle ABC, if the orthocenter of a triangle ABC, if the orthocenter of a triangle ABC, नहीं ऐसा लिखें, find the orthocenter of a triangle ABC, find the orthocenter of a triangle ABC, find the orthocenter of a triangle ABC where A is 1,2, where A is 1,2, B is 2,3, and C is 4,3। घर से निकाल के लाने की कोशिश करना आप, है ना। इस ट्राइंगल का ऑर्थो सेंटर निकाल के लाना है आपको। कल कंटिन्यू करेंगे फिर, ना। मैं कोई होमवर्क दे नहीं रहा आज आपको ना, क्योंकि वो आज तो हमारी एक्स्ट्रा क्लास थी ना। जो होमवर्क दे रखा है वो ये पढ़ के आए, एक एक बात पढ़ के आए। वर्टिकल लाइन का इक्वेशन क्या होता है, बहुत ज्यादा स्पीड बढ़ती है इन चीजों से, सोचने की क्षमता बढ़ जाती है हमारी, है ना। तो जो मैंने लिखा है ना, एक एक छोटी छोटी बात को ऑब्जर्व करें आप। मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ इन चीजों को, मेरे को टाइम भी बहुत लगता है, अपना टाइम भी लगता है बहुत ज्यादा ना, लेकिन इन चीजों को गौर करेंगे, इनको माइंड में रखेंगे, तो ये सब आपके फायदे के लिए ही है। सब आपके फायदे के लिए। एक्स्ट्रा क्लास भी लेते हैं तो भी आपके फायदे के लिए लेते हैं ना, ताकि चीजों को धीरे धीरे अच्छी तरह समझा सकें, लिखवा भी सकें, समझा भी सकें ना। तो इन सब में कोऑपरेट करें आप। होमवर्क वही जो मैंने दे रखा है आपको, इस सवाल को ट्राई करने की कोशिश करें ना। स्लोप पढ़ चुके अपन, अपना स्लोप अपन निकालना जानते हैं, है ना। हिंट ये है कि आप ऑर्थो सेंटर को एज्यूम कर लेना। हिंट ये है, किसी और तरह से निकालना चाहो तो और तरह से भी निकाल सकते हैं, वरना हिंट ये है कि ऑर्थो सेंटर को एज्यूम कर लो। और हम जानते हैं भाई, एल्टीट्यूड और सामने वाली लाइन क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। और दो लाइन अगर परपेंडिकुलर हैं तो उनके स्लोप का जो प्रोडक्ट है वो क्या होता है, -1 के बराबर होता है। तो कहीं ना कहीं स्लोप का यूज करके आप ऑर्थो सेंटर निकाल के लाना है ना। कल कंटिन्यू करेंगे अपन, ना नेक्स्ट दिन पर कंटिन्यू करेंगे। तो पढ़ के आए इनको, है ना, जो होमवर्क दे रखा है वो करें ना। कल शायद ऑफ है आपका, है ना, मेरे हिसाब से शायद वो अनाउंसमेंट हो गया होगा आपके, या जो जो भी है, मतलब मुझे जो भी अनाउंसमेंट है जो हो जाएगा आपके ना। मेरी बात नहीं माने आप, जो नोटिस आएगा उसको फॉलो करें आप।